किसी के सन का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, तो मेरे पापा के साथ मेरे जो रिलेशन है वो एक एक्टर नहीं है, वो मेरे असली के पापा हैं, ये मुझे इमेजिन करना पड़ेगा प्रॉपर। और अगर स्टैनिस्लावस्की के 7 पिलर्स में भी हम बात करें तो उनके जो जितने भी 7 पॉइंट्स है उसमें भी इमेजिनेशन सेकंड नंबर पे आता है। कौन से 7 पॉइंट्स की बात? तो मुझे लगता है कि इमेजिनेशन के बिना एक्टिंग, तो स्टैनिस्लावस्की ने जो एक्शन, इमेजिनेशन, लाइव न्यूज है, उसके बाद जो इम्प्रोवाइजेशन हो गया, उसके बाद जो हमारा कंसंट्रेशन होगा, याद है 2-3 याद नहीं आ रहे हैं अभी, तो इसमें भी इमेजिनेशन को पर उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि वो कितना इम्पोर्टेंट है। मुझे पर्सनली लगता है कि एक एक्टर इमेजिनेशन के बिना तो मतलब कि वर्ल्ड क्रिएट ही नहीं कर सकता, कोई भी कैरेक्टर डिजाइन नहीं हो सकता इमेजिनेशन के बिना। ओके, और कोई कुछ बोलना चाहेगा? इतना पता है इसके बारे में। और कोई कुछ बोलना चाहेगा इमेजिनेशन के बारे में? हाँ जी, मनीष, अपने को अनम्यूट कर लीजिए। सर सर इमेजिनेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। और वैसे मैं ये बता रहा था कि जैसे माइम करते हैं कई बार, फॉर एग्जांपल लाइफ ऑफ पाई में जो टाइगर है वो एक्चुअली में टाइगर नहीं है वहाँ पे, वो तो इमेजिनरी है। तो अब एक्ट करने के लिए उसको इतना रियल इमेजिन करना पड़ेगा कि हाँ टाइगर है, तभी वो भाव भी निकलेंगे कि शेर पास आ रहा है, डर रहा है, या वो सारा वो जो पूरा सीक्वेंस ही है, अगर वो इमेजिन ही नहीं होगा तो वो हो ही नहीं पाएगा, कि क्योंकि असली टाइगर तो है नहीं वहाँ पे। तो सर और बहुत सारी चीजों के लिए इमेजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मतलब कोई सिचुएशन है और वाकई में वो सिचुएशन हमारे साथ घटी नहीं है, मगर अगर हमें उसकी नॉलेज है कि सिचुएशन में क्या हम फील करते हैं और मतलब क्या होता है, उससे उसकी कुछ कहानियां पता है, तो हम उसको इमेजिन कर सकते हैं अपने साथ, उसके मतलब डे ड्रीमिंग करके या बैक स्टोरी बना के कि ऐसा ऐसा घटा है, और ताकि उसको रियल बना के, मतलब वो इमेजिनेशन पे ही डिपेंड करता है कि कितना हम इमेजिन करते हैं, और तब जाके उसको वो मतलब रियल बनाते हैं या बना सकते हैं। तो मोटा मोटा 1 सेकंड में म्यूट कर दूं। तो बेसिकली एक एक्टर के लिए इमेजिनेशन बहुत जरूरी है, राइट? क्योंकि उसके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। अब अगर मैं कहूं कि आज की डेट में या आज की लाइफ में, या हम थोड़ा पहले जाते हैं कि थोड़ा बचपन में जाते हैं, 2 तरीके के बच्चे होते हैं। एक होते हैं जो अपने खिलौनों से खेलना पसंद करते हैं, जैसे ट्रेन हो गई, गाड़ी हो गई, कार हो गई। एक वो बच्चे होते हैं जो खिलौने से खेलना पसंद करते हैं, और एक वो होते हैं जो अपने इमेजिनेशन से खेलना पसंद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि बचपन में आप लोग बताना, किसी ने किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ हो तो कभी आपने एप्पल को ब्लैक कलर किया है या ब्लू कलर में रंगा है किसी ने, या किसी कुछ ऐसा किया है कि मतलब जो आपकी इमेजिनेशन पे डिपेंड हो? हम सबके साथ होता है ऐसा। आप अपने बचपन में जाओगे तो आप लोग करते होगे। आपको किसने बताया कि भैया जो एप्पल है वो या तो येलो कलर का होगा, या लाल रंग का होगा, या ग्रीन कलर का होगा? किसने ये आपको बताया? कोई सोच के बता सकता है किसने बताया कि एप्पल का कलर ये होता है? सर टीचर ने बताया, और घर वालों ने, पेरेंट्स ने बताया कि ये होता है। फिर जब वो हमारे लिए लेके आए तो दिखा कि हाँ ये होता है। तो पहले किसी के साथ ये केस हुआ है कि किसी ने अपनी इमेजिनेशन से कुछ उल्टा पुल्टा किया हो? थोड़ा सा मेमोरी में जाने की कोशिश करो और उसको फिर करेक्ट किया गया हो कि नो दिस इज नॉट राइट, ये सही नहीं है, ये गलत है। ऐसा हम सबके साथ होता है या नहीं होता है? अच्छा, आप में से कितने लोग डे ड्रीमिंग करते हैं? चलो ये बताओ पहले, डे ड्रीमिंग करते हैं?
सभी लोग करते हैं आई थिंक डे ड्रीमिंग, ठीक है। तो मैक्सिमम लोग जो एक्टर्स होते हैं बेसिकली, ये आप देखना, आप गौर करना, वो डे ड्रीमर्स ही होते हैं, या वो इमेजिन, सच में डे ड्रीमर्स ही होते हैं। अंशुल देखो हंस रहा है, तो 2-3 लोग हंस रहे हैं, लेकिन नहीं, हम लोग डे ड्रीमर्स ही तो हैं। अच्छा, पहली बार एक्टर बनने का ख्याल कब आया? अगर कोई कुछ बताना चाहे इस विषय पर, कुछ भी, कि पहली बार आपके लाइफ में कब ऐसा लगा, कि कौन सी क्लास में, कौन से स्टैंडर्ड पे, या कौन सी एज में कोई एक वाकया हुआ होगा? जैसे भाई मेरे साथ तो बहुत अच्छे वाकया है। क्या है कि मैं बचपन से ही, चलो मैं अपना वाकया बताता हूँ। मैं बचपन से ही ना बहुत लंबा रहा हूँ, मतलब मुझे ऐसा लगता था मैं पैदा ही 6 फीट का हुआ हूँ, ठीक। तो मैं बचपन से ही बहुत लंबा रहा हूँ। तो स्कूल जाया करते थे हम लोग, नर्सरी केजी में स्कूल जाता था, तो वो रिक्शे वाला भैया लेकर जाता था, और वो ऐसे करके ना मेरे को बचपन से बुलाता था, अरे आ गए बच्चन साहब, आ गए अमिताभ बच्चन, ऐसे करके ना मजाक मजाक में बुलाता था कि यार ये लंबू है, लंबू लंबू करके बुलाता था। तो मेरे को ना तब से लगता था यार, क्या है ये, मतलब कौन अमिताभ बच्चन? अच्छा, हम किसी जानते तो है नहीं, छोटे बच्चों को कहाँ, आजकल तो ज्यादा होता है, तो पता नहीं था कौन अमिताभ बच्चन क्या है। फिर धीरे धीरे पता लगा, अच्छा भाई वो लंबे से एक्टर हैं, और वो अमिताभ बच्चन है, तो वहां से थोड़ा सा लगने लग गया, अरे यार हम लंबे हैं तो हम भी एक्टिंग करेंगे, ये वो। तो मेरी जो मेमोरी जाती है ना, मेरी वहां जाती है कि वो रिक्शे वाले ने मेरे को प्रोवोक किया, ठीक है। तो ऐसे ही आप में से बहुत, आपकी मेमोरी कहाँ जाती है, अगर कोई शेयर करना चाहे तो? हाँ जी नितिन। सर ये काफी पुरानी बात है, और ये बात है कि ऋषि कपूर जी का एक इंटरव्यू आ रहा था, बहुत पहले की बात है, 7-8 साल पहले की। तो वो अपने इंटरव्यू में कह रहे थे, जो सवाल पूछ रहे थे, उन्होंने पूछा कि आपको कब लगा कि आप एक्टर बन सकते हो? बोला हमारे घर में तो सब एक्टर हैं, तो हमें भी बनना पड़ा। नहीं, तो उन्होंने पूछा कि आपको कैसे लगा कि आप एक्टर बन सकते हो? बोले जब मैं रोता था ना, तो मैं शीशे में देखता था अपने आप को। अच्छा। तो वो इंटरव्यू मैं देख रहा था, मैंने कहा यार ये तो मैं भी करता हूँ। जब मैं रोता हूँ तो जब कुछ शीशे में जाके देखता हूँ, तो मैं भी बन सकता हूँ। ये हुआ था सर मेरे साथ। ओके, तो ये देखो, ये दो, हाँ अंशुल बताइए। तो जब 11th क्लास में हमारा टीचर्स डे का फंक्शन हुआ था, तो वहां पे सबके सब कुछ ना कुछ परफॉर्म कर रहे थे। तो 11th में होता है कि थोड़ा टेंशन चाहिए होता है, एज होती है, सब देखें ऐसा वैसा करें। तो मैंने किसी को बिना बताए 2-3 दिन पहले इंटरनेट से शायरी वगैरह उठाई। अच्छा। जो एकदम शायरी होती है ना, मतलब जो एकदम बेसिक सी होती है, कॉमेडी, मतलब एकदम वैसी वैसी उठाई, 5-10 मिनट का कंपाइलेशन तैयार किया, और किसी को बताया नहीं। और जिस दिन इवेंट था, उस दिन इवेंट शुरू होने से आधे घंटे पहले मैंने बोला कि मुझे परफॉर्म करना है। ओके। तो उन्होंने बोला कि आपने तो पहले बताया नहीं। तो मैंने बोला नहीं, तो मुझे करना ही करना है। ओके। और मैं वहां पे गया, और मतलब उस शाम का सबसे अच्छा था वो, मतलब जो परफॉर्मेंस गया था वो। ओके। तो वहां पे बाकी लोग अपना बहुत परफॉर्म रिहर्स करके गए थे, एक एक 2-2 दिन, हफ्ता हफ्ता जो भी था। तो वो मेरा 5-10 मिनट का कॉमेडी शायरी जो था, वो बहुत अच्छा चला गया। और ऑब्वियसली फिर तारीफ मिली कि बहुत बढ़िया किया, ऐसा वैसा ये वो। तो वहां से फिर थोड़ा परफॉर्मेंस पे आ गया, मतलब कि परफॉर्म करेंगे, जो भी एक्टर तो नहीं, लेकिन परफॉर्म करने का वो। कि अगर मैं कहूँ ये डे ड्रीमिंग से स्टार्ट हुआ, कि अंशुल ने सोचा यस कि सर। एक ना इमेजिनेशन ही तो आया ना माइंड में, कि यार मैं भी परफॉर्म करूंगा, मैं यस भी सर। शायरी बोलूंगा, और मेरे को भी सब देखें। तो दिस इज डे ड्रीमिंग, ठीक। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, हमारी डे ड्रीमिंग को, या हमारी इमेजिनेशन को एकदम लॉक लगा दिया जाता है, एक ताला लगा दिया जाता है। जैसे शुरू में मैंने बात की कि बचपन में जब हम एप्पल को ब्लू कलर करते हैं, तो हमारे टीचर्स या पेरेंट्स कहते हैं नहीं बेटा, एप्पल ब्लू कलर का नहीं होता है, वो येलो होता है, या ग्रीन होता है, या थोड़ा सा रेड होता है, ऐसा सा कुछ होता है, लेकिन ब्लू कलर का एप्पल नहीं होता है। तो हमारे जो पेरेंट्स हैं, या जो हमारे अपब्रिंगिंग है, वो ही हमारे इमेजिनेशन को खत्म करती चली जाती है। ये तो रही बचपन की बात, ये मैं बात कर रहा हूँ अपने बचपन की बात, जिस टाइम पे
मोबाइल जैसी चीजें नहीं थी या इंटरनेट जैसी चीजें नहीं थी। ठीक, आज की डेट में क्या हो रहा है कि आज हमारा इमेजिनेशन डेवलप ही नहीं हो पाता। कोई इसका कारण बता सकता है कि आज की डेट में हम आप लोग गौर करना कि हमारा इमेजिनेशन बहुत कम डेवलप हो पा रहा है, उसका रीजन क्या है? हाँ जी, अक्षत पहले बोलेंगे फिर अंशुल। हाँ अक्षत जी। जी सर, क्योंकि ये है ना सर, हम लोगों के हाथ में मोबाइल है और नेट है, तो हमें जो भी चीज चाहिए होती है ना, हम अगर सिचुएशन भी इमेजिन करनी होती है ना कि इस सिचुएशन में क्या होगा, तो क्या करेंगे, फोन पे पहले सर्च कर देंगे कि ये सिचुएशन में क्या करता होगा इंसान, या यूट्यूब पे सर्च कर दिया कि ऐसी सिचुएशन का दिखा दो भाई। तो उसमें हम इमेजिनेशन नहीं करते कि मतलब भाई कि इसमें ऐसा सोचना चाहिए, मतलब इस टाइम पे मैं होता तो मैं क्या करता। वो इंसान सेकेंडरी लेने लगा आजकल। वो पहले जो हम लोग को साधन मिले है ना, उसका इस्तेमाल करता है, अपने इस साधन का इस्तेमाल नहीं करता। हाँ। तो मेन प्रॉब्लम यही है कि मतलब कन्वीनियंस हो गया ना, तो वो इसका इस्तेमाल करने लगे हैं। गूगल को, राइट। अंशुल आप भी यही कह रहे थे? कुछ कह रही थी सर? ये बात सही है कि गूगल करने से और नेट करने से ही इमेजिनेशन खत्म हो जाती है, क्योंकि मुझे आवाज नहीं आई सर। हाँ हाँ जी बोलो मधु, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, तो भाई एक बार ऐसा ही कुछ वाक्य है कि हमें कुछ परफॉर्म करना था, तो मेरे एक टीचर ने मुझसे कहा था कि वो हमें खुद स्टोरी क्रिएट करनी थी। तो मेरा मन कर रहा था कि मैं गूगल करके चेक करूं और खुद स्टोरी क्रिएट करूं। उन्होंने सिर्फ मुझे इतना कहा था, कुछ भी हो जाए तुम गूगल मत करना और किताबों से करना। सर वो इतनी बड़ी हेल्प थी, वो उस वजह से मैंने 4-5 किए थे, अपनी स्टोरीज बनाई थी, जो कि मैंने आज तक कहानी नहीं लिखी थी, और मैंने खुद कहानियां बनाई। आई फोर्स माई सेल्फ नॉट टू चेक गूगल एट ऑल, और वो इमेजिनेशन पूरी आउट ऑफ द बॉक्स निकल के आई। वो ऐसा उन्होंने कहा, मैं ये नहीं कह रही कि मुझे ऐसा लगा कि आउट ऑफ द बॉक्स कहानियां थी वो, पर वो इतनी हेल्प करती है। अगर हम गूगल करते हैं, हम टेम्प्ट होते हैं, तो हम अपनी इमेजिनेशन को कहीं ना कहीं रोक ही देते हैं। Exactly. करने के बाद उसकी बात अलग होती है, पर आप पूरा जोर लगा दो। तो देखो कितनी अच्छी बात आपको मधु खुद ही आपके टीचर ने बताई कि आप गूगल मत करना, ठीक है, आप यूट्यूब मत यूज करना, आप अपनी इमेजिनेशन यूज करना। तो यही चीजें आज की डेट में खत्म होती जा रही है धीरे धीरे। हम लोग गूगल करने लगे हैं, हम लोग मतलब इजी तरीके अपनाने लगे हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहला रूल जो मैं बता रहा हूं, आपको कुछ भी मिले परफॉर्म करने को, ठीक, आप गूगल यूट्यूब से दूर रहो। सबसे पहली बात, अगर आप एक्टिंग लाइन में कुछ करना चाहते हो, पढ़ने के लिए अच्छी चीज है कि आप कुछ रीड कर रहे हो, कहीं कहानी पढ़ रहे हो या कोई किताब पढ़ रहे हो ऑनलाइन, उसके लिए अच्छा है। बट आप इन दो चीज इससे दूर रहो कि आप वहां से इमेजिन करके आओ। देखो क्या है कि सपोजिटली आप कोई करेक्टर कर रहे हो, आपको कोई करेक्टर दिया गया, यहाँ से फिर से हम क्वेश्चन करेंगे क्योंकि हम क्वेश्चन के थ्रू बात कर पाते हैं, आपके व्यूज से मिल जाते हैं। तो सपोजिटली आप कोई करेक्टर कर रहे हैं, ठीक, तो उस करेक्टर को आप किस तरीके से पोर्ट्रे करोगे? नंबर 1 तरीका है, या तो आप उसको जो एज इट इज है, जो उसमें दिया हुआ है टेक्स्ट में, बिल्कुल जो करेक्टर जो उसका करेक्टर डिस्क्रिप्शन या जो कुछ भी है, आप उसको एज इट इज पोर्ट्रे कर दोगे, करने की कोशिश करोगे, या यू विल फाइंड समथिंग मोर इंटरेस्टिंग कि इस जो स्केच हमको दिया हुआ है, इसको और ज्यादा इंटरेस्टिंग कैसे बनाए, या मतलब आप ये तरीका अपनाओगे। तो आप दोनों में से कौन सा तरीका अपनाने की कोशिश करोगे कि उस करेक्टर को एज इट इज प्ले कर दे, या फिर एज इट इज होने के साथ साथ कुछ उसमें हम अपना भी इंटरेस्टिंग पुट दे।
तो विच वन इज योर वे? जी योगेश, पहले योगेश बोलेंगे। हाँ जी योगेश। सर सबसे पहले जब एक एक्टर स्क्रिप्ट को पढ़ता है या एक उसमें राइटर का जो विजन होता है, डायरेक्टर का विजन है, अगर मैं अपनी बात करूं तो सबसे पहले मैं रीडिंग करके, स्क्रिप्ट को पढ़ के, समझ के, कैरेक्टर को समझ के, मैं अपने डायरेक्टर से डिस्कस करूंगा कि जो आपने जो कैरेक्टर लिखा है, क्या मैं उसको वैसे ही पोर्ट्रे करूं जैसा आप चाहते हैं, जैसा आपने डिस्क्राइब किया है स्क्रिप्ट में, या एक एक्टर, क्योंकि एक एक्टर तरफ से भी इनपुट होता है और मेरे ख्याल से एक्टर को डालना है। हम बहुत सारी इम्प्रोवाइज करते हैं जब हम थिएटर करते हैं, सीखते हैं, तो वो चीजें हम पढ़ते पढ़ते होते हैं, और ये कैरेक्टर ना ऐसे भी हो सकता है, या मैं इसको जो ऐसे लिखा हुआ है या इसको इस तरीके से भी कर सकता हूँ, तो हम उस चीज को डायरेक्टर से शेयर करेंगे। मतलब कि मैं कोई भी कैरेक्टर करता हूँ या तो मैं उसको डायरेक्टर से पहले कंफर्म कर लूँ कि वो उनका विजन क्या है एक्चुअली उसके पीछे, वो क्या चाहते हैं। अगर वो मुझे परमिशन देंगे कि आप कर सकते हो तो मैं डेफिनेटली क्रिएटिव चीजें करने की कोशिश करूंगा। अच्छा, तो ये तो आपने पूछा कि हम डायरेक्टर से ठीक है, चलो इस पे भी आते हैं। अंशुल, आप क्या कह रहे थे? सर यही था कि जो स्क्रिप्ट होती है वो राइटर का मीडियम होता है अपनी बात रखने का, तो पहला हक उसका होता है, ऑब्वियसली हम उसके टूल्स हैं बस। तो पहले तो उससे बात होगी कि वो क्या चाहते हैं, उस हिसाब से डेवलप करेंगे। और फिर अगर वो परमिशन देते हैं कि आप इस पे आगे खींचो, पहले मतलब मैच थिंकिंग भी मैच करनी चाहिए कि मैं इस लाइन पे इमेजिन करूंगा कि आपको मतलब एक्सेप्टेड है कि मैं इस लाइन पे चलूं। अगर वो कहेंगे तो फिर हम आगे चलेंगे, इमेजिनेशन कितना है उस हिसाब से चलेंगे। तो तुम दोनों की बात में तुम दोनों से एक और, तुम दोनों की बात का कहने का मतलब यह है कि जो पहला हक है किसी कैरेक्टर पे, वो उस राइटर का है, ठीक है, कि जो क्रिएटर है उस कैरेक्टर का, उसने उस कैरेक्टर को क्रिएट किस तरीके से किया है। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम अक्सर आती है, राइटर और डायरेक्टर के बीच में बहुत ये अपने को तो ये राइटर और डायरेक्टर की जो बहसबाजी है वो क्या है? कोई इस चीज को समझा सकता है कि राइटर ने तो अपना विजन लिख दिया, ठीक, राइटर ने तो एक किरदार नीचे लिख दिया, उसने पेन डाउन कर दिया उसने, और वो इंटरेस्टिंगली लिखा है, ठीक है, लेकिन डायरेक्टर कभी कभी उससे सेटिस्फाई नहीं होता है। वो कहता है यार ठीक है यार, आपने ये कैरेक्टर लिखा है बट आई वुड लाइक टू डू इट इन दिस मैनर। तो ये राइटर और डायरेक्टर का डिफरेंस क्या है? इसके बारे में कभी नहीं, डायरेक्टर और राइटर का क्या डिफरेंस है? और अक्षता बोल क्योंकि सर जैसे हम लोग ना कोई पोयम पढ़ेंगे जैसे कभी, तो उसमें एक जो पोएट है उसने किसी तरह लिखा होगा उसको, और जब हम लोग उसको पढ़ते हैं तो जरूरी नहीं है कि जिस तरह पोएट ने उसको सोचा होगा उसी तरह का हम सोचे, हम लोग का उसमें दूसरा टेक हो सकता है, क्योंकि हमारा जो इमेजिनेशन है। यहाँ पर आपका पहला ड्यूटी तो देखो पोएट की तरह सोचने का ही है। अगर आप उसके वर्ड को रियल में नहीं ला पा रहे हो, आप कहीं पे आप उसकी समझ को नहीं पकड़ पा रहे हो। समझ पकड़ना जरूरी है और वो डायरेक्टर भी करेगा, लेकिन फिर भी डायरेक्टर और राइटर या डायरेक्टर और एक्टर के बीच में कुछ डिफरेंसेस आते हैं। ये क्या आपने वो तो पकड़ लिया, बट फिर भी डिफरेंसेस हैं, क्यों है ये डिफरेंसेस? चलो हाँ अंशुल आप बोलो, क्यों है ये डिफरेंस? सर जब टेक्स्ट को पढ़ते हैं तो हर इंसान अपने एक्सपीरियंस के बेस पे उसे इंटरप्रेट करता है। ओके, तो चीज तो चाहे एक इंटरप्रेट करेगा, लेकिन डायरेक्टर के अपने पर्सनल एक्सपीरियंस होंगे या पर्सनल नॉलेज होगी, उस हिसाब पे वो इंटरप्रेट करेगा एक ही चीज को। मूल चीज एक ही होगी लेकिन अलग रास्ते पे लेके जाएगा, और एक्टर भी वही चीज पकड़ेगा लेकिन उसका अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस के बेस पे अलग होगा, तो वहां पे डिफरेंस आ जाते हैं। ये भी हो सकता है, लेकिन एक बहुत बेसिक सा डिफरेंस पता है क्या है आप सबको? राइटर, डायरेक्टर और एक्टर के बीच में जो डिफरेंस आता है, बहुत बेसिक सा डिफरेंस है। राइटर ने जो कुछ भी लिखा वो अपने दिमाग में लिखा, ठीक है, राइटर खुद ही दर्शक बना हुआ था, है ना,
राइटर खुद उसको बाहर से देख भी रहा था, खुद उसका क्रिएटर भी था और खुद उसको एक्टिंग भी कर रहा था, उसको परफॉर्म भी कर रहा था। ठीक है, तो राइटर क्या कर रहा है, राइटर खुद ही दर्शक है, खुद ही क्रिएट कर रहा है और खुद ही उसे परफॉर्म कर रहा है। ठीक, तो वो सारी डिसीजन उसके हाथ में। ठीक है, अब बात पहुंची डायरेक्टर के पास। डायरेक्टर ने क्या किया, डायरेक्टर ने लिखा नहीं, डायरेक्टर ने राइटर का लिखा हुआ लिया। ठीक, तो उसका अपना विजन आया, उसका अपना इमेजिनेशन आया कि ओके ये मैं इसको ऐसे करूंगा। हाँ, आपने ऐसा लिखा है, मैं उससे अग्री करता हूं, लेकिन मैं एक डायरेक्टर हूं और मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि जो मेरा दर्शक है उस तक मेरी बात पहुंचे। उसको मैं शायद ऐसे सिंपल तरीके से ना पहुंचाना चाहूं, उसमें मैं कुछ अलग करूंगा, कुछ एंटरटेनिंग डालने की कोशिश करूंगा, या उसमें कुछ अपना इमेजिनेशन डालूंगा जिससे मैं उसको ज्यादा अच्छे तरीके से आप ही की बात को लेकिन अपने तरीके से पहुंचा पाऊं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला कॉन्फ्लिक्ट तो ये आ गया राइटर और डायरेक्टर के बीच में, क्योंकि राइटर खुद दर्शक भी था, वो अपनी चीजों से सेटिस्फाइड है क्योंकि वो खुद को देख रहा है, लेकिन डायरेक्टर अभी खुद देख नहीं रहा है, अभी वो ये चाह रहा है कि मेरा काम कोई देखेगा तो मुझे उनको भी इंटरेस्टिंग बनाना है। अब ऐसे ही आगे काम पहुंचा किसके पास, एक्टर के पास। यहां पर एक्टर की, और ये कह सकते हैं एक्टर डायरेक्टर दोनों को मिलाकर सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्या है उनका सबसे बड़ा उद्देश्य। किसी भी जब भी वो कुछ परफॉर्म करने जा रहे हैं, डायरेक्टर एंड एक्टर, तो क्या है उनका उद्देश्य, सबसे पहला उद्देश्य, सबसे पहला पॉइंट तो बता सकता है क्या है वो सबसे पहला पॉइंट। देखो ये तो है ही कि भैया जो राइटर ने लिखा है, जो किरदार है, जो कहानी है, वो एज इट इज ऑडियंस के सामने पहुंचे, लेकिन उससे पहले भी एक चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसके बगैर आप राइटर की सोच या डायरेक्टर की सोच या कुछ भी सामने नहीं पहुंचा सकते। वो क्या चीज है? अच्छा चलो इसका आंसर देता हूं। आप सभी लोग YouTube वीडियोस देखते हो, सभी लोग हम YouTube वीडियोस देखते हैं, ठीक? कितनी बार आप किसी YouTube वीडियो को पूरा देखते हो और कितनी बार आप सिर्फ 10 सेकंड या 12 सेकंड या 15 सेकंड बाद उसको स्क्रॉल आउट कर देते हो? और उसमें डिफरेंस क्या होता है? बहुत सारे वीडियोस होते हैं जिसको हम 15 सेकंड या 30 सेकंड में स्क्रॉल आउट कर देते हैं, और बहुत सारे वीडियोस होते हैं जिनको हम, चाहे वो 15 मिनट का हो, आधे घंटे का हो, पूरा देखें। ऐसा क्यों होता है? कोई जवाब देना चाहेगा इस बात का? हाँ जी योगेश। एक सेकंड योगेश जी, हाँ जी बोलिए। हाँ सर, जैसे आप कह रहे हैं कि कोई भी वीडियो हम देखते हैं तो कई बार हम उसको स्क्रॉल डाउन कर देते हैं या कई बार पूरा देखते हैं, तो वो आई थिंक हमारे उसके ऊपर होता है कि पर्पस क्या है। हम कोई वीडियो देखने गए तो हमारा माइंडसेट क्या था कि कोई नॉलेज लेने गए थे या हम एंटरटेन होने के लिए गए। ओके, लेट्स टेक इट, किस चीज के लिए गए? लेट्स टेक इट कि जैसे हम एंटरटेनमेंट के लिए गए या हम कुछ अच्छा देखने गए। सपोज मैं हूँ कि मैं जैसे मैंने सोचा कि चलो कुछ एंटरटेनिंग देखता हूँ, मैंने कोई वीडियो ओपन की, वो चलाई, मैंने देखा कि अब वो क्या है कि मुझे ना कनेक्ट नहीं कर पा रही है, या कहूँ कि उसके अंदर अट्रैक्शन नहीं है कि मैं उससे जुड़ पाऊँ, या वो उस वीडियो के साथ मेरा कोई कनेक्शन क्रिएट नहीं हो पा रहा है, या वो मुझे एंटरटेन नहीं कर पा रही है, या वो अपने साथ मुझे ना अटैच नहीं कर पा रही है वीडियो, तो मैं क्या करूंगा कि उसे स्किप करके दूसरी वीडियो पे जाने की कोशिश करूँ। एग्जैक्टली, हम इसको स्क्रॉल आउट कर देंगे, ठीक है। और इनफैक्ट आजकल तो टिकटॉक जैसी चीजें हैं कि मैं हर बार टिकटॉक का नाम क्यों लेता हूँ, टिकटॉक में तो खाली 1 मिनट का वीडियो होता है शायद, है ना, और आप टिकटॉक को 10 सेकंड के अंदर स्क्रॉल आउट कर देते हैं। हम लोग देखते ही हैं, अगर देखते हैं तो वो 10 मिनट क्यों है? वो 10 मिनट इसलिए, सॉरी 10 सेकंड वो इसलिए हैं कि 10 सेकंड में अगर आप अपने देखने वाले को, जो आपका ऑडियंस है, उसको पकड़ नहीं पा रहे हो, बेसिकली आप उससे कनेक्शन नहीं बना पा रहे हो, अभी आपने योगेश नहीं बोला, तो अगर आप कनेक्शन नहीं बना पा रहे हो
तो आप स्क्रॉल आउट हो जाओ। ठीक है, देखो ये चीज राइटर ने नहीं सोची थी। क्यों नहीं सोची थी? क्योंकि राइटर की जो किताब बिकेगी उसने बहुत डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, जो रीडर है बहुत प्यार से उसको पढ़ता चला जाएगा। रीडर को पता है कि मुझे कम से कम एक मेहनत करनी है यहाँ पर कि मुझे इस किताब को पढ़ना शुरू करना है। ठीक है, लेकिन जो दर्शक है, जो ऑडियंस है, जो आपका वीडियो देख रहा है या जो आपका नाटक देख रहा है, वो वहां पर बैठा है सिर्फ पॉपकॉर्न खाने के लिए। ठीक है, वो वहां पर ये बैठ कर आया, ये देखने आया है कि मेरे को इस नाटक से या इस फिल्म से मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ यहाँ बैठना है और मुझे एंटरटेनमेंट चाहिए या मुझे मैसेज चाहिए। क्या ये मुझे मिल रहा है? मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो भैया आगे बढ़ो। यही होता है एक नॉर्मल जो दर्शक है उसके साथ में, यही होता है या नहीं होता है? होता है ना। अब एक्टर का सबसे बड़ा जो धर्म है जिसको हम कहेंगे, वो ये है कि वो राइटर और डायरेक्टर की बात को, ऑब्वियसली डायरेक्टर से पूछकर, डायरेक्टर से बात करके, वो इन सब की बात को एंटरटेनमेंट के साथ परफॉर्म कैसे करें। एक्टिंग हम सब अच्छी करते हैं, ठीक है, एक्टिंग हम कर सकते हैं, बट सबसे बड़ी बात है कि हमारी एक्टिंग में हमें परफॉर्मेंस दिखनी चाहिए। तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन परफॉर्मेंस एंड एक्टिंग। ठीक है, ये ध्यान रखना कि ऐसी क्या चीज है। तो एक्टर का ये काम है परफॉर्मेंस। और परफॉर्मेंस कैसे आएगी? परफॉर्मेंस एक्टर के लिए है उसका इमेजिनेशन। उसको ये देखना पड़ेगा कि एक सिंपल चीज, एक सिंपल तरीका, एक सिंपल टेक्स्ट को वो किस तरीके से इंटरेस्टिंग बना सकता है। ऐसे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, ऐसे आपको बहुत सारे एक्टर्स मिल जाएंगे, अच्छे अच्छे एक्टर्स मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसे जैसे हम कहें कि इरफान साहब थे, तो इरफान साहब बहुत सिंपल चीजें करते थे, ठीक, बट वी लव टू वॉच हिम। व्हाई वी लव टू वॉच? सिंपल बात है ना यार, वो कोई बहुत बड़ी वो अमिताभ बच्चन वाली डायलॉग नहीं बोल रहे हैं कि रिश्ते में हम तुम्हारे बाप हैं। इरफान सर के ऐसे कोई लाइंस नहीं आई हैं, बहुत सिंपल तरीके से है, लेकिन वो क्यों देखना हमें पसंद है, क्यों हमको वो अच्छा लगा, क्यों हमें वो पान सिंह तोमर अच्छा लगा? बहुत सिंपल है, सोबर है, रियलिस्टिक है। जो राइटर ने लिखा वही परफॉर्म किया। उसमें एक फर्क है, उनका वो करने का स्टाइल। ठीक है, उन्होंने उसमें जो अपना इमेजिनेशन डाला कि भैया ये ऐसे बात करेगा, ये ऐसे बैठेगा, वो चाहे छोटा सा ही हो, वो चीज। तो जो भी आप कभी कोई छोटा करेक्टर भी करो नाटक में, तो आपको ये देखना है कि भैया मेरे को कोई कैसे देखेगा, या मेरे को कोई देखना पसंद क्यों कर रहा है। मैं स्टेज पे जा रहा हूं तो मेरे में ऐसी क्या चीज है जो मैं कुछ अलग कर दूं, और ये कुछ अलग करने के लिए ही आपको जरूरत है इमेजिनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले तो आज ही से अगर आप एक्टिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो स्टार्ट डे ड्रीमिंग, सबसे पहली बात। ठीक, और दूसरी बात आने से पहले एक एक्सरसाइज करते हैं अभी हम सभी लोग। मैं चाहूंगा आप सब आराम से कंफर्ट जोन में बैठ जाओ, आराम से बैठ जाएंगे अपने कंफर्टली, और अपनी आंखें बंद कर लेंगे। ठीक है, और आंखें बंद करने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं आपको कुछ लाइंस पढ़ के सुनाऊंगा, है ना, किसी कहानी की कोई लाइंस है वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, और आपने कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ अपना विजन क्रिएट करना है। अपना जो भी उन लाइंस को पढ़ के जो भी आपका विजन आ रहा है, जो भी आप इमेजिन कर सकते हो, कुछ भी। क्योंकि देखो भाई, सपनों में या सपनों की दुनिया में हम कहीं भी जा सकते हैं, और एक्टर का सबसे बड़ा धर्म वही है कि जो देख रहा है उसको सपनों की दुनिया में लेकर जाना। कैसे लेकर जाना है वो आपका काम। ठीक है, तो सब कंफर्टेबली बैठ जाइए आने वाले 2-3 मिनट तक। आई रीड इट। सबको आवाज आ रही है ना मेरी? सब इशारे से बता सकते हैं। सबको आवाज आ रही है ना? ओके।
तो आते हैं, ठीक है? आप आराम से बैठ जाइए और हम कुछ पढ़ेंगे आपके सामने। अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा तो बेटर रहेगा। हाँ, तो शुरू करते हैं। बहुत कुछ निरुद्देश्य घूम चुकने के पर हम सड़क के किनारे की एक बेंच पर बैठ गए। नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। रुई के रेशे से, भाप से बादल हमारे सिरों को छू छू कर बेरोक टोक घूम रहे थे। हल्के प्रकाश और अंधियारी से रंग कर कभी वो नीले दिखते, कभी सफेद, फिर कुछ ही देर में अरुण पड़ जाते। वे जैसे हमारे साथ खेल खेल रहे हों। हमारे पीछे ही पोलो वाला मैदान था। सामने अंग्रेजों का एक प्रमोद गृह था, जहां सुहावना, रसीला और बहुत सुंदर बाजा बज रहा था। और पाश में था वही सुरमय अनुपम नैनीताल। ताल में किश्तियां अपने सफेद पाल उड़ाती हुई एक दो अंग्रेज यात्रियों को लेकर इधर से इधर खेल रही थी। कहीं कुछ अंग्रेज एक एक देवी सामने स्थापित करते, अपनी सुई सी शक्ल की झांगियों को मानो शर्त बांधकर सर पर दौड़ा रहे थे। कहीं किनारे पर कुछ साहब अपनी बंसी डाले सौंदर्य एकाग्र एकनिष्ठ मछली चिंतन कर रहे थे। पीछे पोलो लॉन में बच्चे किलकारियां मारते हुए हॉकी खेल रहे थे। हमारे सामने ही थी नैनीताल की मशहूर नैना पीक, जिसपे बर्फ गिरी हुई थी। और बर्फ मानो ऐसे लग रही थी जैसे उस नैना पीक ने एक सफेद चादर ओढ़ रखी हो। राइट, नाउ ओपन योर आईज। टूट फूट के पड़ा, बट कुछ विजन आया, कुछ सीनरी बनी आपके माइंड में। किसी के बनी तो बता सकता है, नहीं बनी तो ना बताए। कुछ भी, कोई सीनरी बनी? हाँ जी विशाल। सर सीनरी बन रही थी। मतलब पहले आपने बोला बेंच पर बैठ गया, मैं सड़क के किनारे तो नॉर्मल रोड पे बैठा था। अच्छा। तो जब आपने नैनीताल बोला तब पहाड़ आ गए आसपास। और फिर पता नहीं क्यों मैं आपको इमेजिन कर रहा था, आपकी आवाज आ रही थी कि आप वहाँ बैठे। फिर मैंने डेलिबरेटली फिर अपने आप को इमेजिन करना चालू कर दिया वहाँ पे। और फिर पीछे मेरी बेंच के पीछे एक पोलो का मैदान था, पर वहाँ लोग हॉकी खेल रहे थे और सामने मेरे सामने वो थी नैना पीक। तो मतलब इस तरह की इमेज बन रही थी। ओके, तो अच्छा, आप में से कितने लोग नैनीताल गए हो? हाँ जी मनीष, कुछ बोल रहे थे आप। मनीष। सर वो मैं भी यही बता रहा था कि सर जब मैं आपकी बात सुन रहा था तो सबसे पहले मैं बेंच पे एक मतलब पहाड़ पे कहीं कोने में ही बैठा था। फिर मतलब किसी के साथ बैठा था। फिर आप जैसे आगे बताते गए तो फिर मैं डेलिबरेटली मतलब फिर मैंने सोचा कि मतलब आपने जब कहा नैनीताल, फिर मैं सोचा नैनीताल में तो झील है, कहीं झील के पास बैठा हूँ क्या। पर फिर मुझे लगा कि मैं पार्क में ही अच्छा लग रहा है, मतलब ये जहाँ पहाड़ के कोने में बैठा हूँ, क्योंकि मैं किसी के साथ वो एक शॉल में दोनों लोग एक साथ थे और बैठा हुआ था। फिर जैसे आपकी आगे बात बढ़ती गई तो फिर कुछ देर बाद मैंने देखा कि मतलब वो झील भी आ गई। फिर मैं झील में ही बैठा हूँ। फिर मैं वो इमेजिन नहीं कर पाया जो हॉकी और इधर उधर चल रहा है, पर फिर मैंने ये देखना चाहा कि कौन बैठा है आगे। तो फिर मैंने देखा तो तबू बैठी थी और कोई और बैठा है। मैं कभी मतलब कुछ और ही इमेजिन करता चले आ रहा था। मनीष, कभी नैनीताल गए हो?
सर गया हूँ, बहुत पहले, बहुत छोटा था जब गया था। कोई आप में से कोई हाल ही में नैनीताल गया है? हाँ, चेतन तो रोज ही जाता रहता होगा। चेतन, क्या चेतन आवाज खोलो अपनी। चेतन, जो नैनीताल का डिस्क्रिप्शन जब मैं दे रहा था, तो तुम्हारे सामने नैनीताल में डिस्क्रिप्शन सही दे रहा था ना? वो पोलो ग्राउंड और ये सब दिखा तुमको? हाँ जी सर जी। बना दिखा वो? जी पूरा मतलब समझ में आ रहा था। जैसे मेरे को लग रहा था कि पहले मैं हाई कोर्ट की तरफ एक ऊपर बहुत मतलब पहाड़ों के ऊपर ही, जैसे हमने देखा है ना सर वो क्रिश पिक्चर में बिल्कुल ऊपर बैठे होते हैं, तो मैं वही इमेजिन कर रहा था कि मैं वहां पे बैठा हूँ। उसके बाद आपने बोला नीचे झील दिख रहा है, तो वो बहुत ही ज्यादा नीचे है, तो छोटा सा ही दिख रहा है। वहां इधर उधर नाव जा रही है, बगल में नैना देवी का मंदिर है। अच्छा, अभी वो सब हाथ खड़ा करके बताओ कितने लोग नैनीताल कभी गए हैं? अच्छा चेतन, चूंकि तुम नैनीताल से ही बिलोंग करते हो, इस लाइन का मतलब मुझे बता सकते हो कि ये लाइन किस चीज को कह रही है? पास ही सामने अंग्रेजों का एक प्रमोद गृह था जिसमें मधुर मधुर म्यूजिक बज रहा था। नैनीताल की कौन सी जगह? ओके, बोट हाउस क्लब देखा है? बोट हाउस क्लब, हाँ। ये उसकी जगह थी, ठीक है। अब जब मैंने बोट हाउस क्लब बोला तुमको विजन आ गया? हाँ, वो नीचे वो है ना, वो यूज भी किया है, कई फिल्मों में यूज भी हुआ है। ठीक है, तो देखो सबका ही कुछ ना कुछ विजन बना होगा। अच्छा, कौन आप में से नैनीताल नहीं गया, बिल्कुल भी नहीं गया? हाथ खड़ा करो, कौन नहीं गया? ओके भरत, आ, भरत आपका क्या विजन बना? फिर हम जीत से पूछेंगे। आवाज नहीं आ रही भरत, अपना माइक खोलो। नहीं आ रही। हेलो, हल्की आ रही है भरत, वॉल्यूम कम है क्या? हाँ जी सर, आ रही हो? हाँ जी, हाँ जी भरत बोलिए। सर मेरा तो ये बना कि कहीं की बारी कभी बार जब मेरा मूड ऑफ होता है तो मैं किसी भी पार्क की बेंच पे बैठ जाता हूँ और सोचता रहता हूँ। तो पहले जब आपने बोला कि आप नैनीताल में हो, तो फिर वो मैंने सिनेरियो एक पार्क का बेंच ले लिया और मैं बैठता गया। फिर जैसे जैसे आपने जो जो बोला बर्फ गिर रही है, तो सडनली बर्फ गिरी है, तो मैंने बहुत सारी चीजें ऐड होती गई कि मैंने सर्दी वाले कपड़े ही पहने होंगे, जैकेट पहना होगा, लेदर जैकेट पहना होगा, स्वेटर, मफलर, जीन्स, हाई एंकल शूज। और फिर जैसे जैसे आपने बोला कि पीछे लोग वो खेल रहे हैं, क्या कहते हैं, हॉकी, फिर उनकी आवाजें थोड़ी थोड़ी इमेजिनेशन होने लगी। मतलब जैसे जैसे जो जो थोड़ा बहुत इमेजिन आप बोलते गए वो होती गई। तो देखो कितना तो इंटरेस्टिंग ये मेरा था। भरत ने ये कहा कि वो नैनीताल नहीं गया है, बट जैसे जैसे मैं रीड कर रहा था कोई चीज और वो आप तक पहुंच रही थी, तो उसने ये भी बता दिया है कि मैं एक जैकेट पहने हुए था। मतलब भरत का जो किरदार है वो एक जैकेट पहने हुए था, एक मफलर पहने हुए था और लॉन्ग शूज थे। ये बात, ये कहाँ ये जो चीज है ना, ये है वो एक्स्ट्रा चीज। ये मैंने बताई नहीं, देखो एज अ राइटर या एज अ रीडर मैंने ये किसी को नहीं बताई। ये जो एक्स्ट्रा चीज निकल के आई ना, एक लुक, ये है वो इमेजिनेशन। ठीक है, यस जीत आप कुछ कह रहे थे? नैनीताल तो मैं कभी नहीं गया सर, बट यही है कि जैसे जैसे आप बोल रहे थे तो इमेजिनेशन यही थी कि बेंच पे बैठा हूँ, चारों तरफ ग्रीनरी है, लोग टहल रहे हैं जैसे टूरिस्ट एंड ऑल, और फिर वो लेक का एंड पोलो क्लब्स का आई कैन इमेजिन। मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा था मैं हैट पहना हुआ हूँ, जैकेट शायद मुझे उतना ध्यान नहीं है, तो मेनली वो मैं पोलो क्लब को इमेजिन कर रहा था कि मतलब वो लोग गेम खेल यहाँ रहे पर हैं। एक और जीत की एक और बात निकल के आई कि उसने हैट पहना हुआ है। भरत ने जैकेट पहनाई, बड़े लॉन्ग शूज पहनाए और एक मफलर डाला, और जीत ने उसको हैट भी पहना दिया। तो आप अपने आप को एक अब इस विजन को देखो, ये एक इमेजिनेशन का कमाल है। एक किरदार बन गया, बना या नहीं बना, एक लुक वाइज बना ना। तो दिस इज आर इमेजिनेशन, ये है। और
इसको अगर आपने प्रैक्टिस करना है तो पहला रूल जो मैंने बताया कि भाई अभी तो लॉकडाउन बहुत सारे शहरों में खत्म हो चुका है, हमारी दिल्ली में नहीं हुआ है लेकिन बहुत सारे शहर नॉर्मल हो रहे हैं। ये जो टाइम है स्टॉप उसको जो आप गूगल यूट्यूब ये सब पे वेस्ट करना थोड़ा सा बंद कर दो। स्टार्ट रीडिंग बुक्स और अपना इमेजिनेशन क्रिएट करो, ऑटोमेटिकली क्रिएट होता जाएगा। तो पहला रूल है यूट्यूब और ये सब पे जाना थोड़ा बंद करके रीडिंग स्टार्ट करो, ठीक है, और डे ड्रीमिंग करो। आप देखना आपका इमेजिनेशन कैसे बढ़ता चला जाता है। एक बहुत अच्छी बात बताता हूं, एक्टर का सबसे अच्छा दोस्त एक्टर का सबसे अच्छा फ्रेंड सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन है, ठीक है। इसको आप जितना डेवलप करोगे उतना आपको मजा आएगा। इसको हम अगर अच्छा एक चीज बताओ, आप में से कितने लोग मर्डरर हैं, कितने लोगों ने खून किया है? कितने लोगों ने खून किया है? अपना हाथ खड़ा करो। मच्छरों मक्खियों का बहुत खून किया है। ओके, वेरी गुड। और कोई रियल खून किसने किया है भाई? सपने में किया, सपने में। कौन बोला ये सपने में? योगेश? सर देखा है मर्डर होते हुए देखा है। वेरी गुड भाई, अच्छी जगह रहते हैं आप काफी। नितिन? बदरपुर को। ओके, तो हम में से कोई मर्डर है नहीं, खूनी है नहीं, लेकिन एज एन एक्टर आप खूनी का किरदार कैसे करोगे? ये चीज ये सोचा है कभी? यस सर। कैसे करोगे? कोई बताना चाहेगा मुझे इस विषय पर? यस सर। हाँ बताओ ऋषभ, कैसे करो? सर जी एक्चुअली सर मैंने कई बार देखा है। एक्चुअली हमारे यहाँ मर्डर होते हुए मैंने देखा है। तो इमेजिन जैसे कि सामने अगर गुस्सा जैसे आता है ना, तो लगता है फिर वो चीज दिमाग में आता नहीं यार मारने पे नुकसान होगा, तो उस चीज को हम वहां पे कर सकते हैं। किसी को मारना हो, कोई एक्टिंग मिला मुझे कि आपको ऐसे ही मारना है, इसमें मर्डर दिखाना है आपको, हम वहां पे उस चीज को कर सकते हैं। ऋषभ ऐसे कैसे कर सकते हो? ऐसे कैसे कर सकते हो? अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सभी से, आपको एक खूनी का किरदार करना है, क्या प्रोसेस होगी आपकी? चलो बताओ क्या प्रोसेस हो गया, जो भी बताना चाहे। आपको एक खूनी का किरदार करना है। हाँ जी योगेश। सर जो कि आज का टॉपिक भी है हमारा कि इमेजिनेशन, मुझे फर्स्ट चीज है जो कि एक्टिंग के अंदर होता है, बाकी 50% सारी चीजें होती हैं। तो इस तरह के कैरेक्टर्स जो कि हमने कभी प्रैक्टिकली मतलब उसको एक्सपीरियंस नहीं होता, तो वो टोटली हम इमेजिनेशन बेस्ड मतलब प्रिपेयर करते हैं। मैं खुद सोचूंगा कि योगेश अगर इस सिचुएशन में फंस गया है तो वो कैसे रिएक्ट करेगा और किस तरीके से वो मतलब क्या ऐसी सिचुएशन है कि मेरा पर्पस मतलब मैं खून क्यों कर रहा हूँ, वो भी डिपेंड करता है कि भाई इसको करने के पीछे क्या मतलब स्टोरी क्या चलती आ रही है, कि ये मुझे गुस्से में हो जा रहा है या प्लान है कि मैं प्लानिंग करके उसको मर्डर कर रहा हूँ या वो ऑटोमेटिकली हो जा रहा है। ये सारी चीजें भी थोड़ा सा अलग अलग मैटर करती है, लेकिन वो टोटली हम इमेजिनेशन से ही क्रिएट करेंगे कि मैं इसको ना ऐसे मारूंगा और मैं इस तरीके से चाकू को लूंगा या इस तरीके से मेरे रिएक्शंस एक्शंस होंगे एंड ऑल थिंग्स। ओके, तो ये आपने कहा कि इमेजिनेशन से करेंगे, लेकिन इस इमेजिनेशन को भी कोई डिवाइड कर सकता है? कोई और कुछ इस पे बोलना चाहेगा? जी मधु। मर्डर तो जैसे कि नहीं किया है कभी, ना देखा है, तो ये अनुभव मुझे नहीं है। तो आपने जैसे कहा कि किताबें पढ़ो, जैसे किताबें एक ऐसी चीज है जिसमें हम जब भी पढ़ते हैं हम अपनी एक अलग दुनिया क्रिएट करते हैं। तो अगर मैं मिस्ट्री स्टोरी पढ़ती हूँ तो जब मर्डर हो रहा होता है हम खुद को अपने आप को उस जगह देखने लगते हैं और हम वैसा ही महसूस करने लगते हैं। तो किताबें कहीं ना कहीं हमारा एक अनुभव बन जाता है। तो जब हम ये मर्डरर का कैरेक्टर पोर्ट्रे करना है तो वो उसके लिए वही होगा कि हम अपनी एक स्टोरी बनाएंगे, तभी हम वो मर्डरर का किरदार निभा पाएंगे। अनलेस अंटिल हम मर्डरर कैसे हो सकते हैं? हमें तो वैसा तैयार होना पड़ेगा ना उसके लिए
कि मैं कैसे वो मर्डर बनी। ओके, तो वो स्टोरी बनानी पड़ी और वो किताब ये भी आप यही इमेजिनेशन वाली बात कह रहे हो। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आप क्या इस प्रोसेस को, इस इमेजिनेशन को ब्रेक डाउन कर सकते हो? अगर कोई कुछ बोलना चाह रहा है, नहीं तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ब्रेक डाउन करना है, अगर आप जानना चाह रहे हो। ठीक है, तो ठीक है, मैं आपको 3 कीवर्ड्स देता हूँ। आपको एक्सरसाइजेस तो बता दी, रीडिंग बुक्स तो करना ही करना है। जब भी आपको कोई ऐसा किरदार मिलता है जो आप नहीं हो, या जो आप हो भी नहीं सकते, या आपका नेचर वो नहीं है, तो सबसे पहला जो कीवर्ड है किसी भी एक्टर के लिए वो है एक्सेप्टेंस। ठीक, पहले तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि यू आर गोइंग टू डू दिस। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे किसी भी किरदार को, चाहे वो खूनी का किरदार हो, चाहे वो रेपिस्ट का हो, या वो प्यार करने वाले का हो, या विलन का हो, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो, तो सबसे पहले तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कि ओके यू आर गोइंग टू डू इट, है ना। अक्सर क्या होता है, ये एक्सेप्टेंस से मतलब क्या है, अक्सर ये होता है कि हम लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। हम लोग फंस जाते हैं, यार ये हम क्यों करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बहुत जवान एक्टर हूँ, मेरी एज जवान मतलब 20-25 साल की है, और अचानक से मुझे कोई कैरेक्टर मिल जाता है 60 साल का या 70 साल का, तो मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पाऊंगा सबसे पहले तो, कि यार ये मैं करूं कैसे, मैं तो ये हूं ही नहीं, ये मैं कर ही नहीं सकता। अगर आप ये बोल रहे हो मैं कर ही नहीं सकता, तो यानी कि आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो। अभी हाल ही में महाभारत रिपीट हुआ था, आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। तो महाभारत में जितने भी बूढ़े कैरेक्टर थे या जितने भी जवान कैरेक्टर थे, आपको ये पता है उन सबकी एज, सभी की एज, मैक्सिमम कैरेक्टर्स की एज 30 से ऊपर नहीं थी, 25-30 बस इतनी एज थी। चाहे वो भीष्म पितामह हो, चाहे वो धृतराष्ट्र हो, या जो भी हो उस टाइम पे। ठीक है, तो मतलब अर्जुन भी सेम एज का है, भीष्म पितामह भी सेम एज का है एज एन एक्टर, लेकिन उन्होंने कितना ऊपर नीचे किया एज के हिसाब से, तो वही है। उनका पहला पॉइंट ये था कि उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो आपने सबसे पहले ये करना है, एज एन एक्टर आपके पास जो भी कैरेक्टर आता है, जो भी रोल आता है, उसको एक्सेप्ट करना सीखना आना चाहिए। इसमें अगर मैं अपना एग्जांपल लूं, एक शॉर्ट फिल्म है हमारी, आप में से बहुत सारे लोगों ने देखी होगी, अंतिम पार्ट। ठीक है, तो अंतिम पार्ट का जब पल्लव सर जब लेकर आए मेरे पास कि सर ये आपने कैरेक्टर करना है और टीचर का कैरेक्टर है और आपने हिंदी टीचर बनना है, तो मेरे लिए थोड़ा प्रॉब्लम आ गया वहां पे। मेरे को ये प्रॉब्लम हुई, यार मैं हिंदी टीचर कैसे करूंगा, क्योंकि मुझे सच में हिंदी की जो वो वर्णमाला है ना, काखा का, वो उस टाइम में नहीं आती। ठीक है, तो मुझे नहीं आती थी, तो मैं बार बार पल्लव से पूछ रहा था, मैं कह रहा कि पल्लव आप किसी और एक्टर को ले लो। अच्छा, उसके माइंड में कोई जो स्क्रिप्ट लिखी गई थी वो उन्होंने लिखी थी टॉम ऑल्टर सर को ध्यान में रखकर, लेकिन टॉम ऑल्टर सर हाँ भी कर चुके थे, साइन भी कर चुके थे फिल्म को, लेकिन उनकी डेथ हो गई। तो टॉम ऑल्टर के बाद वो मेरे पास आया, तो मैं उसको कहता कि आप कोई और एक्टर ले लो जो अच्छा लगता हो, जो मतलब हिंदी बोल ले, जो काका का बोल ले। नहीं, उसने कहा कि नहीं सर, ये आप नहीं करना। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने ही करना है। तो मैंने एक्सेप्ट किया इस चीज को कि ओके, अब आई होप क्या क्रुक मैंने करना। फिर मैं बढ़ा अपने सेकंड कीवर्ड की तरफ। पहला कीवर्ड कौन सा हो गया? एक्सेप्टेंस। सेकंड कीवर्ड हो गया आई नीड टू लुक फॉर द ट्रिगर्स। मेरे को ट्रिगर्स ढूंढने थे। ट्रिगर्स मतलब कि कोई ऐसी चीज जो मेरे को बढ़ावा दे, जो मेरे को बताए कि मैं इस चीज को ऐसे कर सकता हूं। ट्रिगर वही जो गन का ट्रिगर होता है ना, वही ट्रिगर समझ लो। तो मैंने क्या किया, मैंने जो मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उस कैरेक्टर को करने के लिए कि मेरे को काका का नहीं आता था, तो
मैंने अपने ट्रिगर्स को ढूंढा कि मेरे को करना है, और वो ट्रिगर मेरे लिए क्या थे, मैं किताब, वो जो होता है ना पतली सी किताब नहीं आती, रेड लाइट पे मिलती है वो केजी वगैरह की, जिसमें हिंदी वर्णमाला लिखी होती है, मैं वो खरीद के लेकर आया और मैंने उसको याद करना शुरू किया। ठीक है, मैंने उसको याद करना शुरू किया। तो ये मेरे लिए ट्रिगर था कि ये ट्रिगर मेरे लिए चैलेंज बन गया कि मेरे को यार क्यों नहीं आती काखागा। अच्छा, आप उस पूरी फिल्म में देखना, मैंने कहीं पर भी काखागा बोला नहीं है। अगर आपने देखा हो तो उस फिल्म में ना कभी भी मैंने वर्णमाला नहीं बोली है, लेकिन उसमें एक शॉट है जिसमें मुझे लिखना है काखागा पूरा। तो वो पल्लव ने कहा था ये मैं आपका ही हाथ लूंगा और मैं इसको आपसे ही लिखवाऊं, तो वो था सिर्फ उतना सा शॉट। तो मेरा ट्रिगर, सेकंड वर्ड ट्रिगर, आपने ट्रिगर ढूंढना है कि आप कैसे करोगे इसको शूट अप कैसे करोगे, इस चीज को लेकर कैसे जाओगे। तो कैसे लेकर जाओगे, आप अपनी वर्णमाला याद करोगे, आप इतने कंफर्टेबल हो जाओगे उसमें कि आप उसको ट्रिगर कर सको। ठीक है, तीसरा मैं अपने ही एग्जांपल से बताता हूं, अंतिम पार्ट के प्रिपरेशन से। अंतिम पार्ट का शूट मसूरी में हुआ था। आप में से कुछ लोग गए भी हैं जहां पर शूट हुआ था, वहां पे हम लोग थिएटर इन नेचर वाली वर्कशॉप करते हैं। तो 2 दिन का शूट था और मेरा जो शूट था वो दूसरे दिन था। ठीक है, पहले दिन मेरा कोई शूट नहीं था। मेरा जो शॉट है वो ये है कि मेरे को बच्चों को पढ़ाना है। एकदम नए बच्चे हैं, ना मैं उनको जानता हूं ना वो मुझे जानते हैं। मेरे को उनको पढ़ाना है और इस तरीके से पढ़ाना है कि मैं उनका सच में बहुत प्यारा टीचर हूँ। उस फिल्म में मैं फेवरेट टीचर बना हूँ, मतलब बच्चों को पसंद आता हूँ मैं टीचर, इसलिए मेरी बात सुनते हैं। तो मैं उनका फेवरेट टीचर बना हूँ। अब मेरे लिए प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो गई कि बच्चे मुझे जानते नहीं है, कभी मुझसे मिले नहीं है। कल मुझे उनका शूट करना है उनके साथ, उनका टीचर बनके, उनका अच्छा दोस्त बनके। तो मैंने पल्लव सर से बोला, मैंने कहा पल्लव सर आप अपना शूट करते रहो, जो भी आपका अलग से दूसरा शूट है, आप मेरे को वो बच्चे लाकर दे दो जो कल मेरे साथ शूट करने वाले। ठीक है, अब आप लोगों में से बहुत सारे लोग बिलीव नहीं करेंगे, मैंने क्या किया, जिस दिन मेरा शूट नहीं था उस दिन मैं पूरा दिन उन बच्चों को सच में हिंदी पढ़ाता गया। मैंने सच में उनको हिंदी पढ़ाई, मैंने कविता पढ़ाई उनको, मैंने उनसे बातचीत की और उनसे यही बोला कि मैं तुम्हारा सच में टीचर हूं जो कल से तुम्हारी क्लास लेगा। तो ये है मेरा तीसरा वर्ड, एग्जीक्यूशन। ठीक है, मैंने उसको एग्जीक्यूट किया। जो मेरा ट्रिगर था उसको, मैं जो किरदार था उसको एग्जीक्यूट किया, बच्चों से बात की, शॉर्ट। अगले दिन हमारा बिल्कुल ऐसा हो गया सिंगल टेक में कि जैसे बच्चे सच में पढ़ रहे हो वो हो गया। मैं भी कंफर्टेबल था अपनी स्किन में, बच्चे भी मेरे साथ कंफर्टेबल थे। और जब डायरेक्टर, फिर टेक वेक हो गया तो हमारे डायरेक्टर साहब ने कहा कि सर आपने एग्जैक्टली वैसे ही पोर्ट्रे कर दिया जो मैंने सोचा था या जो मेरे माइंड में था। और उसमें आपने जो बहुत अच्छी बात डाली है, वो आपने ये अच्छी बात डाली है कि आपने उसमें थोड़ा सा एक वो जो मानव का जो अपना मानव है ना, जो एज एन एक्टर, वो थोड़ा सा अपना इनपुट डाला है। वो इनपुट मतलब वो हमको लग ही नहीं रहा कि आप बच्चों को नहीं पढ़ा रहे। ठीक है, तो इमेजिनेशन के लिए 3 कीवर्ड्स हैं। पहला रूल तो भाई आप प्लीज यूट्यूब और ये सब थोड़ा छोड़कर किताबें पढ़ना शुरू करो। अगर आपने एज एन एक्टर अच्छा बनना है, इमेजिनेशन अच्छा करना है, किताबें पढ़ना शुरू करिए। और किताबें सिर्फ पढ़ो मत, थोड़ा पढ़ो और फिर बैठ जाओ 5-10 मिनट, सिर्फ आधा घंटा देना होता है अपनी लाइफ का, है ना। आधा घंटा बैठ जाओ और उसको जो भी आपने पढ़ा उसको विजन में लेकर आओ, उसको इमेजिनेट करो, अपने किरदार क्रिएट करो, जो भी करना है करो। तीसरा, आपके 3 कीवर्ड्स आप हमेशा याद रखना। फर्स्ट इज एक्सेप्टेंस, सेकंड इज ट्रिगर और थर्ड वन इज एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो जब आप एग्जीक्यूट करने लग जाओगे ना, तब आपको इमेजिनेशन की पावर समझ में आ जाएगी।
ठीक, तो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। अगर सच में एक्टर बनना चाहते हैं या देखो एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अच्छा एक्टर और सक्सेसफुल एक्टर इनमें फर्क है ना। हो सकता है हम अच्छे एक्टर हों और हम सक्सेसफुल एक्टर ना हो, तो इनको आपस में मिंगल मत करना। अच्छा एक्टर सक्सेसफुल एक्टर बन सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि सक्सेसफुल एक्टर अच्छा एक्टर हो, ये जरूरी नहीं। ठीक है, तो पहले आप अच्छा एक्टर बनने की कोशिश करो। ठीक, तो ये 3 कीवर्ड्स है। अब मुझे बताओ कि क्या आप इस चीज को समझ पाए हो, इमेजिनेशन के बारे में, या कुछ बात करना चाहते हो या एक्सरसाइज करोगे? हाँ जी अंशु, किसी ने कुछ पूछना है? हाँ जी अंशु बताइए। सर जो आपने वो बात कही थी कि मैं बच्चों को पढ़ाने गया जी, एक्सपीरियंस के लिए, उससे आपको कुछ स्पेसिफिक मिला था? मतलब जो आपने अपने कैरेक्टर में डाला, कुछ स्पेसिफिक चीज हो मुझे बहुत अच्छा जो आपको फायदा हुआ उस चीज से? हाँ मुझे हुआ, क्योंकि बेसिकली मेरा बेसिक नेचर पता है क्या, आई डोंट लाइक किड्स। ठीक है, मैं सच में, मेरा मन करता है बच्चों का सर फोड़ दूं। ये हंसने वाली बात नहीं है, बट आई डोंट लाइक किड्स। मेरे लिए सबसे प्रॉब्लम एक तो टीचर वाली प्रॉब्लम, और दूसरा मेरे को बच्चों को पढ़ाना है। ठीक है, तो मुझे वो उनका कंफर्ट लेवल मिला, मेरा यही फायदा हुआ। वो एक दिन मैंने वो जो यूटिलाइज किया 4-5 घंटे जो बच्चों को पढ़ाया, मुझे उनके साथ रिलेशन बन गया। और फिर जब मैं वो जो स्पीच बोल रहा हूँ पूरी, तो उसमें वो फील शायद 1% या 2% जो भी आ पाया है, वो सिर्फ इसलिए आ पाया। ठीक है, तो बहुत फायदा हुआ। यस, है ना, तो ये चीज है। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? हाँ जी भारत। भारत जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही, नहीं आ रही। हाँ आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है, बोलो। सर एक चीज पूछनी थी, जैसे कि या फिर एक मतलब मैं सोच रहा था कि अगर जैसे कि मुझे कोई मर्डर या फिर चोरी का किरदार है और उस चीज को मैंने एक्सेप्ट करी, बट कोई नोइंग में, मतलब मैं तो ऐसे कुछ किसी लोगों को जानता नहीं हूँ, बट बाय डिफॉल्ट अगर कोई मेरे जान पहचान में है, तो ऐसा मेरे साथ बहुत बार ये होता है, हम सबके साथ होता ही होगा कि अगर हम आधा 1 घंटा 1.5 घंटा उस इंसान के साथ बैठ के बात करें ना, तो उसकी चीजें हमारे अंदर आनी शुरू हो जाती है। तो सर ये क्या चीज सही है या गलत? मतलब एज अ कैरेक्टर मुझे लगता है कि ये सारी चीजें सर सही ही है। देखो अगर हम 1-1.5 घंटा उनसे बात करेंगे, वो सारी चीजें किससे बात करोगे? आप किससे बात करोगे? आप बताओ, आप तिहाड़ जेल जाओगे अगर आप चोर का कैरेक्टर करने वाले हो? नहीं सर, एक्चुअली जहां मैं रहता हूँ ना, तो मैं एज अ मिडल मैन हूँ। लेफ्ट साइड में पूरा पॉश एरिया है, और राइट साइड पे बिल्कुल एकदम ऐसे टाइप के लोग ही हैं जहाँ 10 बजे निकलो तो जेब कतरे मर्डर वगैरह सब होते रहते हैं। कभी भी कोई जेब कतरा ये नहीं कहेगा कि मैं जेब कतरा हूँ, कहेगा कोई? हाँ जी, वो तो है, बट बाई चांस अगर कुछ ये देखो, ये आपकी पर्सनल एक्सरसाइज हो सकती है, लेकिन कोशिश करो कि जो हमारे अंदर से आए। देखो एक बड़ी अच्छी वेब सीरीज आई है जो मुझे पर्सनली इतनी पसंद नहीं आई, लेकिन आम लोगों को बहुत पसंद आई है। आम लोग नहीं, मतलब मैक्सिमम लोगों को बहुत पसंद आई है, असुर। ठीक है, मुझे पर्सनली पसंद नहीं आई, कुछ रीजंस हैं उसके। असुर आप सबने देखी है? मैक्सिमम लोगों ने, चलो देख लेना। ठीक है, तो असुर का मतलब यही है कि हम सभी के अंदर अच्छा आदमी, बुरा आदमी, चोर, खूनी, जैसे जीत ने शुरू में बताया था कि हाँ हमने मच्छर मारे, तो मच्छर मारते टाइम क्या फीलिंग आती है? मच्छर मारते टाइम यही फीलिंग आती है ना कि ये मच्छर हमको, हमारा खून चूस लेगा या हमें नुकसान पहुंचाएगा, तो हम इसको मार देते हैं। तो एक खून चूसने वाली बात भी यही फीलिंग होगी मर्डरर की भी। अच्छा देखो, हम कितने लकी हैं, अभी हम पल्लव सर की बात कर रहे थे और पल्लव सर हमको मीटिंग में ज्वाइन कर रहे हैं,
तो देखते हैं पल्लव सर आ गए। हाँ, आए पल्लव सर, आप आ गए? हाँ, आ गए। ओके, तो वही, आपको जो कुछ भी प्रैक्टिस करना है वो विद इन करना है, अपने अंदर से निकालना है, और वो अंदर से जितना अच्छा निकाल पाओगे उतना अच्छा आप बाहर से नहीं ले पाओगे। सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो अभी पल्लव सर है हमारे साथ। पल्लव, हम लोग बात कर रहे थे, पल्लव आवाज आ रही है? हाँ पल्लव, हम बात कर रहे थे अभी इमेजिनेशन किसी भी एक्टर के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, इमेजिनेशन। तो आप बता सकते हो इस विषय पर, कुछ बोल सकते हो एज एन डायरेक्टर? हमने एक्टर की बात तो सुन ली। हाँ, आपको म्यूट करना पड़ेगा, 1 सेकेंड, मैं कर रहा हूँ। हाँ पल्लव, आवाज नहीं आ रही? मेरी आवाज आ रही है? मुझे हाँ 1 जी मिनट पल्लव, दीजिए, मैं हेडफोन लगाऊं, मुझे मैं ठीक से समझ नहीं पाया आपका सवाल। हाँ 1 मिनट पल्लव, दीजिए मुझे। आज हम जो डिस्कस कर रहे थे ऑनलाइन, हम ये कह रहे थे। 1 मिनट, मैं जरा हेडफोन लगाऊं, मुझे नहीं सुनाई दे रहा, थोड़ा शोर है। मैं 1 सेकंड दीजिए, मैं वीडियो और वो ऑडियो स्टॉप करके हेडफोन लगा रहा हूँ। 1 सेकंड। तो अब देखो, वो एक डायरेक्टर के थ्रू से भी आप सब लोग ऑनलाइन बने रहिएगा, और अगर ये मीटिंग बाय चांस खत्म होती है तो हम कंटिन्यू कर लेंगे इसी मीटिंग, ठीक है, तुरंत बाद, तो आप तुरंत ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इस विषय पे हम पल्लव से भी बात कर लेंगे एक बार। तो मेरी आवाज आ रही? जी पल्लव। हाँ सर, अब एक बार सवाल बता दीजिए, मैं दोबारा म्यूट करता हूँ अपना माइक्रोफोन। जी पल्लव, हम आवाज आ रही है पल्लव? ओके, तो पल्लव हम जो बात कर रहे थे, वो बात कर रहे थे किसी भी एक्टर के लिए इमेजिनेशन कितना जरूरी है, ठीक। तो ये तो हो गई एक्टर की बात। अगर हम बात करें अब डायरेक्टर से, एक डायरेक्टर, अब आप फिल्म डायरेक्टर हो, तो आपके लिए मायने क्या रखता है कि किसी एक्टर का इमेजिनेशन कितना हाई होना चाहिए या कितना लो होना चाहिए, कि किस प्रकार का इमेजिनेशन होना चाहिए, क्या इमेजिनेशन? मुझे लगता है कि बहुत जरूरी चीज है दोनों के लिए। एक्टर के लिए तो मुझे लगता है डायरेक्टर से भी ज्यादा, कहीं ना कहीं। और ये आसान नहीं है, और मतलब जैसे सब लोग, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा यही लैक करती है या कर रही है आज के जमाने विद इन एक्टर्स के डोमेन में कहें या विद इन डायरेक्टर्स के डोमेन में कहें। मैंने रिसेंटली अभी वो देखी थी कामयाब, तो उसमें एक चीज बहुत अच्छी बोली थी, उसमें यही बोला था कि हिंदुस्तान को अच्छे इंजीनियर और डॉक्टरों से ज्यादा अच्छे डायरेक्टर्स चाहिए। वो मुझे लगता है इस वजह से भी है कहीं ना कहीं कि इमेजिनेशन बहुत वैल्यू प्ले करती है। एक एक्टर के लिए इमेजिनेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि जब उसको एक तरह से एक सोर्स का फीडबैक मिलता है, जो इंफॉर्मेशन का हो या वो रचना का हो, वो जिस प्रतिबिंब में उतारी गई है, अगर राइटर डायरेक्टर है या राइटर ही है, तो उस प्रतिबिंब को एक तो ठीक से समझ पाने की और उस पर अपना काम करने की, क्योंकि फाइनली वो उस इमेजिनेशन का भाग होकर के उस स्क्रीन पर या कहो या उस मीडियम में वो उसका एक भाग होने वाला है जो परमानेंटली वहां पर रहेगा जिंदगी उम्र ताउम्र तक। मतलब वो एक बार अगर कोई चीज बन गई किसी की इमेजिनेशन, जैसे आप फिल्म में क्या करते हो, आप कल्पना को ही अपनी रचना को ही कल्पना को ही रचना बनाते हो, मतलब एक फॉर्म देते हो। यही सेम हर तरह से। तो एक एक्टर उसका उस मीडियम का टूल है, और अगर उस टूल में कल्पना नहीं होती है या कल्पना ठीक से नहीं हो पाती है, तो वो जो आप फिर फाइनल प्रोडक्ट देते हो और वो रचना देखते हो, वो उतनी मतलब मैं कहूंगा कि उतनी कारगर नहीं होती है, वो सिर्फ ठीक है। तो अगर मुझे लगता है कि अगर एक एक्टर को बहुत जरूरी है, मतलब कल्पना को ठीक से उतार पाना, और खुद से भी मतलब उसके अंदर बहुत जरूरी है कि वो क्रिएटिव कह रहा हूँ कि वो जरूरी हो, मतलब इमेजिनेटिव बहुत जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, आवाज आ रही है? ठीक। पल्लव, एक चीज बताइए, हमारे साथ 1-2 बच्चे बाहर के भी जुड़े हुए हैं,
और कुछ 5 एलिमेंट्स के भी हैं। अगर मैं कहूं कि फिल्मों के माध्यम से या ऐसी कौन सी फिल्में हैं जो जिनका इमेजिनेशन, जिसमें विजनरी बहुत अच्छी है, तो जो विजुअल इमेजेस आती हैं किसी खास डायरेक्टर में या जो फिल्में हैं, ऐसी कौन सी फिल्में हैं जो ये बच्चे देखना चाहेंगे, जिनको देखना चाहिए मतलब हाँ विजुअल इमेजरी कहूंगा या कल्पना। अब जैसे एक बड़ा सरल एग्जांपल है, आप किसी भी एक किताब को देखिए जो आपने पढ़ी हो और उसके ऊपर आपने बनी हुई फिल्म देखी, तो आपको समझ में आएगा कि कितनी कल्पना उस पर उतरी है। एक तो आपको स्क्रिप्ट की फॉर्म में समझ में आएगा किताब में कि यार ये ऐसा है और ये ऐसा है। तो आप भले ही शतरंज के खिलाड़ी ले लीजिए, वो तो आप आराम से पढ़ भी लेंगे, थोड़ी सी कहानी है वो, कोई बड़ा नॉवल नहीं है वो, और उसके बाद आप उसके ऊपर फिल्म देखिए तो आपको ये जरूरी, आपको ये समझ में आएगा कि क्या हो क्या रहा है, एक ऑडियो विजुअल में कैसे डाली गई वो मीडियम में, और वो राइटिंग के मीडियम में या स्क्रीन प्ले के या स्क्रिप्ट के मीडियम में या बुक के मीडियम में कैसे डली। आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो देखो यहाँ पर भी अब आ रही है आवाज। हाँ देखो यहाँ पर भी पल्लव सर ने वही किताबों की बात की, ठीक है। हम भी इससे पहले भी हम किताबों की बात कर रहे थे, मतलब हम भी यही कह रहे थे कि आप जितनी ज्यादा किताबें पढ़ोगे उतना ज्यादा आपका इमेजिनेशन बढ़ेगा, क्योंकि आज की डेट में हम इमेजिनेशन को कहीं पीछे छोड़ चुके हैं, क्योंकि हम कुछ इमेजिनेट करना ही नहीं चाहते, कुछ सोचना ही नहीं चाहते। हम सीधा गूगल पे जाते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं और हम जो भी सोच रहे हैं हम उसका सोर्स या उसका रेफरेंस ले लेते हैं, है ना। तो बेटर है। मतलब इस पे एक बात कहना चाहूंगा, तिग्मांशु धूलिया ने, हम और आप भी डिस्कस कर रहे थे, तिग्मांशु धूलिया ने भी रिसेंटली स्कूप वूप कहो या इन सब में कहो, वो 2-3 जगह उसने बोला है, उसने बहुत अच्छी बात बोली है। उसने कहा हम लोगों के पास ना अपना हीरो नहीं बचा, और उस हिसाब से हमने बायोपिक्स बनानी शुरू कर दी। तो बायोपिक्स अगर आप कहोगे कि मानव सर के जीवन की कहानी मुझे बनानी है, तो वो जीवन मैंने एक किताब के थ्रू देखा हुआ है, वो कुछ है, वो मेरे लिए आसान है, उसमें मेरे लिए इमेजिनेशन का कुछ नहीं, क्योंकि वो इंसिडेंट्स हो चुके हैं, सारी दुनिया के जग जाहिर है, मिल्खा सिंह के जग जाहिर हैं, मैरी कॉम के जग जाहिर हैं, थॉमस अल्वा एडिसन के जग जाहिर हैं, दुनिया भर के जितने भी बड़े लोग हैं उनके कहानी किस्से तो लोग पढ़ते ही हैं इंटरेस्ट लेकर के कि यार ये ऐसा हुआ था, ये ऐसा हुआ। उसको आपको इमेजिनेशन को ऑडियो विजुअल मीडियम में, फिल्म मीडियम में डालना इज रिलेटिवली एन इजी जॉब, फेयर जॉब। बट आप जब ये देखते हो कि हैरी पॉटर, बहुत सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, हैरी पॉटर सीरीज हो गया, आप हैरी पॉटर सीरीज की किताबें पढ़ते हो और फिर आप हैरी पॉटर सीरीज की पिक्चरें देखते हो, तो फर्क लगता है आपको, एक दुनिया बदल जाती है आपकी। उससे और सटल जाओगे आप और देखते हो तो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स है। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये सब क्योंकि ये ना गढ़ी हुई फिक्शन की दुनिया है, ये रियलिस्टिक दुनिया भी नहीं है, जैसे हैरी पॉटर हो गया और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स हो गया, तो ये सब फिक्शन की गढ़ी हुई दुनिया है। और इस दुनिया में जब आप जाते हो तो आप अमेज्ड होते हो, आप रोते हो, क्यों रोते हो, तो सब झूठ है ना, आपको भी पता है कि वो झूठ है, लेकिन वही कल्पना का कमाल, वही इमेजिनेशन का कमाल है कि वो आपको हर पॉसिबल इमोशन अगर आप महसूस करना चाहते हो, आपको किसी भी अमाउंट तक एक्सप्लोर करा सकती है, विच इज ब्यूटीफुल, वही कमाल है। वही है मेरे हिसाब से। तो देखो पल्लव भी यही कह रहे हैं कि भाई इमेजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, स्टार्ट रीडिंग बुक्स, स्टार्ट वाचिंग गुड बुक्स, स्टार्ट वाचिंग गुड मूवीज जो बुक के ऊपर आधारित हैं, ठीक है। और फिर पहले बुक पढ़ो, फिर वो उसके विजन देखो या जो कुछ भी है, तो वही चीज है ना। तो आई होप आज काफी फ्रूटफुल चर्चा रही होगी, या किसी ने कुछ बोलना है तो बोल सकता है। और 3 शब्द जो मैंने दिए हैं वो भी याद रखना, एक्सेप्टेंस, ट्रिगर एंड एग्जीक्यूट, ठीक। और कोई और कुछ बोलना चाहेगा तो बोल सकता है, अगर किसी ने कुछ पल्लव से कोई क्वेश्चन करना है। हाँ जी अंशुल। इससे रिलेटेड नहीं था लेकिन एक दिमाग में क्वेश्चन था मेरे। हाँ जी अंशुल बोलिए। जैसे वेस्ट में हम एक्टिंग की बात करते हैं तो हाँ अंशुल आवाज नहीं आ रही, नेट कट रहा है क्या? अंशुल आवाज नहीं आई क्लियर।
फिर से बोलो। मेरी आवाज आ रही है सबको? अंशुल आपकी आवाज नहीं आ रही। अंशुल की आवाज आ रही है सबको? नहीं आ रही सर, नहीं आ रही आवाज। अंशुल, लग रहा है आपका नेट कमजोर हो रहा है। अंशुल चैट पे भी पूछ सकते हो, टाइप करके भी पूछ सकते हो अगर चाहो तो। आई थिंक वो लेफ्ट कर गया है, फिर वापस आएगा, उसका नेट कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है। ओके, हो सकता है। तो और कोई कुछ इमेजिनेशन पे? अच्छा, आज कोई कुछ मिस नहीं कर रहा? रोज मैं और मैम होते हैं ना, तो मैम मिस कर रहे हो ना आज? तो सब लोग तालियों के साथ स्वागत करेंगे। मैम हमारे साथ आ गई है। मैम प्लीज आइए। मैम प्लीज आइए। देखो मैम शर्मा रही है। आज मैम सबको ताली बज रही है। मैम भी आ गए हैं, ये रहे। हेलो हेलो मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते। मैम बाय करने ही आई है शायद। और कोई कुछ मैम कुछ मैम आप अक्षर। हाय अक्षर। तो मैम कुछ कहना चाह रहे थे? मैं कुछ नहीं कहना चाह रही थी। मैम इमेजिनेशन के बारे में आप भी कुछ बताओ, आप क्या कह रहे हो? मैं तो यही कह रही थी कि हम लोगों ने जो पिछले उसमें बातें की थी अपने टूल्स की, है ना, तो उसमें से एक टूल था हमारा माइंड। तो उसको पॉलिश करने के लिए इमेजिनेशन बहुत जरूरी है। और आज मानव सर ने काफी अच्छी क्लास दी है, बातें हुई हैं, पल्लव ने भी काफी सारी बातें बताई हैं। क्योंकि सब ये बातें तो करते हैं कि भाई ये ऐसी चीजें हैं, लेकिन उनको पॉलिश कैसे करना है, वो जो प्रोसेस है उस पर वर्क करना जो है, वो आज हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो आई होप आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी उससे। अंशुल आ रहे हैं फिर से, ज्वाइन आता है। तो सब क्लियर है मतलब सभी को? वेरी गुड। सारे एपिसोड देख लिए सबने नाट्य शास्त्र के? अरे आज तो फरदीन भी दिख रहा है। हाय अंशुल, वेलकम बैक। हाँ, तो अंशुल वी आर वेटिंग फॉर यू। सर तो मैं हाय मैम। सर तो मैं ये कह रहा था कि आपने नाट्य वेद और वो दोनों पढ़ा है, वेस्ट का जो है। तो वेस्ट का जितना जितना थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है वो मतलब मेथड एक्टिंग वगैरह जो स्टैनिस्लॉवस्की का है, कैरेक्टर में घुसो, ये सब। तो उसमें अप्रोच में और जो हमारी अप्रोच है यहाँ की, उसमें कितना फर्क है कैरेक्टर के लिए? अंशुल एक राज की बात बताऊं? यस सर। जितना भी वेस्टर्न है ना, जितना भी, वो सारा का सारा यहीं से गया। यस सर। अगर आप नाट्य शास्त्र जो नाट्य शास्त्र को अगर आप प्रॉपरली पढ़ोगे ना, आपको उसमें मेथड एक्टिंग भी दिख जाएगी, उसमें आपको सारी टेक्निक्स दिख जाएंगी। मतलब भरत मुनि ने इतना डीपली उसको स्टडी किया है इस चीज को, कि जितना भी वेस्टर्न थ्योरी है एक्चुअली में वो सारा नाट्य शास्त्र थ्योरी है। इनफैक्ट वो कौन है मैम जो नाट्य शास्त्र बहुत रिसर्च किया, आप उस दिन बता रहे थे मेरे को? रिचर्ड शेगनर। रिचर्ड शेगनर एक महोदय है जिन्होंने नाट्य शास्त्र में बहुत रिसर्च करी और वेस्ट में बहुत फेमस है। इवन सैमुअल बेक्ट हैं, जो इनको ब्रेक्ट कहते हैं, वो भी यहाँ से ही करके गए थे। साउथ में जो भी कोडियाट्टम वगैरह जो होता है उसको देख कर गए थे। और जो हमारे यहाँ का एक एपिसोडिक कल्चर है, छोटे छोटे एक्ट्स होते हैं, तो वो अपने उनका जो है 3 पेनी ओपेरा है और उनके प्लेज है मदर पेरेज वगैरह, जो म्यूजिकल्स हैं वो वहाँ पे उन्होंने शुरू करे। इवन ग्रोतोस्की थे जो पुअर थिएटर की शुरुआत जिन्होंने की थी, क्योंकि फिल्मों में साउंड आ गया था
और फिल्में जो थी उन्होंने एक तरह से थिएटर को ओवरटेक कर लिया था, तो वो जंगल में चले गए और वो वहां पे रिहर्सल्स किया करते थे और छोटी छोटी उनके उसको बोलते थे लेबोरेटरी थिएटर, तो वो जंगल में जाके करते थे और वो सारी एक्टिविटीज जो होती थी वो सारी इंडिया के जो कल्चर में होती है, मार्शल आर्ट्स वगैरह, ये सारी इनकॉर्पोरेट करके वो पुअर थिएटर किया करते थे और स्मॉल ऑडियंस पूरी करते थे। तो वो एक इमर्ज हुआ जिसमें जैसे हमारे कोडियाट्टम हो गया, जो डांस परफॉर्मेंसेस होती हैं उसमें एक ऑब्जेक्ट होता है, एक ही प्रॉप होता है और उसको लेकर वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। जैसे एक डंडा होगा, वही थोड़ी देर में तलवार भी बन जाता है, और ये चीज उन्होंने उसमें पूरा थिएटर जो था उसमें इनकॉर्पोरेट की थी। इनफैक्ट जो मैम कह रहे हैं ना तो कि पूरा इमेजिनेशन है वो, ये एक चादर है, वही कंबल भी बन जाएगी, वही ओढ़ने के लिए शॉल भी बन जाएगी, वही पर्दा भी बन जाएगा, जैसे जवनिका है हमारे यहाँ। तो और यही सारी चीज ये अगर आप 9th जो आहार्य अभिनय अगर आप पढ़ेंगे, जो कल 9th एपिसोड डाला है, उसमें भी यही चीजें हैं कि कोई मतलब अगर आप नाट्यशास्त्र पढ़ोगे ना तो उसमें ये बता रखा है कि एक ही चीज को आप अलग अलग तरीके से कैसे यूज करोगे, है ना। कि हम तो उतना डीपली नहीं बता पा रहे हैं। अगर हम जब प्रैक्टिस करेंगे नाट्यशास्त्र को, जो लोग प्रॉपरली प्रैक्टिस करते हैं तो वो ये सब बहुत प्यार से कन्वर्ट करते हैं। और जितनी भी वेस्टर्न थ्योरीज हैं, जितनी भी, ये कहीं ना कहीं इंडिया से ही गई है, इंडियन से ही इंस्पायर्ड हुई है। लेकिन हाँ, उसमें ये फर्क आ जाता है, जैसे आप मेथड एक्टिंग की बात कर रहे हो कि उन्होंने सिर्फ एक क्वेश्चन उठाया। अब मेथड एक्टिंग क्या है? मेथड एक्टिंग बेसिकली हमारे नाट्यशास्त्र का जो भाव वाला चैप्टर है, ठीक है, खाली भाव, तो वो है रस थ्योरी और भाव। और अच्छा, सात्विक अभिनय क्या है? अभी हमने चौथे गियर की बात नहीं की है, 10th एपिसोड में आएगा, तो यहाँ पे हम थोड़ी सी बात कर सकते हैं। आप में से कोई बता सकता है व्हाट इज सात्विक अभिनय? सात्विक अभिनय क्या है? अंशुल तुम ही बताओ, तुम मेथड एक्टिंग थोड़ा बहुत पढ़े हुए हो, तो तुम बताओ सात्विक अभिनय, सात्विक से क्या मतलब है? तो सात्विक तो वो होता है ना, 3 गुण होते हैं, सात्विक, रजस, तमस। हाँ, बट सात्विक क्या है? तो सात्विक का सात्विक जो बोलो। तो मुझे गुण नहीं पता, लेकिन सात्विक से मतलब होता है क्लैरिटी। जब इंसान मतलब अपने मतलब अच्छे स्टेट में होता है, उसका दिमाग क्लैरिटी से काम करता है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा सात्विक अभिनय की परिभाषा दे देता हूँ। डिटेलिंग तो हम उसको नेक्स्ट एपिसोड जो नाट्य वेद है उसमें बात करेंगे। सात्विक अभिनय की जो परिभाषा है वो ये है, वो अभिनय जो अंदर से बाहर आता है, बाहर से अंदर नहीं आ रहा है, अंदर से बाहर आता है, ठीक है। जो आपकी फीलिंग्स, अंदर की फीलिंग्स जब आप उजागर करते हो, वो सात्विक अभिनय है। अब ये बताओ, ये मेथड एक्टिंग है या नहीं है? मेथड एक्टिंग में यही बताया गया है कि आप ऐसा कोई प्रोसेस जिसमें आपके इमोशंस, जिसकी आपकी लाइंस या जो कुछ है वो अंदर से आ रहा है, तो हमारे यहाँ वो सात्विक अभिनय है। लगे ही ना कि अभिनय कर रहे हैं ना, तो एक्टिंग कर, इसलिए वो सात्विक अभिनय। और इसीलिए हम लोग एक पॉइंट पे बार बार बहुत फोकस कर रहे हैं कि हम जो नाट्य वेद में जो कहा जा रहा है कि अभिनय के 4 प्रकार होते हैं, हम उनको टाइप्स ऑफ अभिनय नहीं कहना चाह रहे हैं। Those are not types of अभिनय, those are you can say process for अभिनय, process for acting, ठीक है। तो वो टाइप्स नहीं है। हाँ, वेस्टर्न थ्योरी में क्या किया है कि उन्होंने इस अलग अलग चीजों को टाइप्स बना के पेश किया है, ठीक। जैसे आंगिक, तो आंगिक जब आप बात करोगे तो वेस्टर्न में स्टेला एडलर की जो थ्योरी है, आई थिंक वो ज्यादा एक्शंस पे काम करती है। अगर आपने स्टेला एडलर की क्लासेस देखी हो, देखी है आप में से किसी ने? चलिए देखिएगा, तो आप उन स्टेला एडलर की अगर क्लासेस देखेंगे तो वो एक्शंस पे ज्यादा काम करती है, वो आंगिक अभिनय पे काम करती है। तो कहने का मतलब यही है अंशुल, कि जितनी भी वेस्टर्न थ्योरी है वो एक्चुअली में हमारी इंडियन थ्योरी पे ही बेस्ड, क्योंकि वो ज्यादा पुरानी मानी जाती है, ठीक है ना। तो ये चीज। और कोई कुछ पूछना चाह रहा है? हाँ जी, मनीष।
सर वो लास्ट वाली जो एपिसोड था नाट्य शास्त्र का, सर उसमें आपने हार्दिक में एक वो बताया था वेस्टिम के बारे में, जिसमें आपने कहा था, एग्जाम्पल दिया था कि पर्दा जो पीछे होता है वो है, फिर आपने उसी एग्जाम्पल में ऐड किया था लाइफ ऑफ पाई के टाइगर का एग्जाम्पल दिया था। तो सर ये सर टाइगर ही नहीं, बेसिकली वेस्टिम का अगर आप शाब्दिक अर्थ ढूंढोगे तो वेस्टिम का मतलब होता है ऐसी चीज जो वेस्टिक, जो किसी चीज पे लपेटी जाती है। जब आप लेयरिंग करते हो ना किसी भी चीज को, लेयर में जब आप कर रहे हो, ठीक है, कि जैसे कोई चीज है, जैसे ये फोन है और हम इसको जब हम लेयर कर देंगे, किसी कपड़े से ढक देंगे और इसी शेप को किसी और शेप में बदल देंगे, तो वो है वेस्टिम, जो आज की डेट में स्पेशल इफेक्ट्स काम कर रहा है। जो लाइफ ऑफ पाई, जो आज की डेट में जो लाइफ ऑफ पाई है, वो वेस्टिम का बहुत अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि उन्होंने लेयरिंग करी है, उन्होंने पीछे जो है वो सारा, ये कितने सीरियल्स आ रहे हैं, जितने भी कृष्णा आ गया, भगवानों वाले सीरियल्स आ रहे हैं ना, शिव वाला जो है उसकी जो बैकग्राउंड है वो पूरा क्रिएट किया है ना, तो वो लेयरिंग करके वो क्रिएट किया गया। तो वेस्टिम का उदाहरण इसलिए स्पेशल इफेक्ट्स आज की डेट में सबसे पर्टिकुलर। ठीक है, बस यही पूछना था। हाँ मधु, आप कुछ कह रहे थे? मधु, हाँ जी सर, मेथड एक्टिंग की मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी, जो मुझे मालूम है मेथड एक्टिंग, क्या मैं सही हूँ मुझे आप बताइएगा। मेथड एक्टिंग वो है ना, जैसे मुझे दिल से आया कि मैं तुम्हें मार देना चाहती हूँ और दूसरा किरदार ये कहता है कि तुम मार ही नहीं सकते मुझे, फिर मैं वो एक्शन रिएक्शन जो है अंदर। मेथड एक्टिंग बेसिकली प्रोसेस है। मेथड एक्टिंग अपने आप में पूरा वो नहीं है। मेथड का अपने आप मतलब यही है ना, प्रोसेस। तो ये सर, ये इसका काम होता कैसे? ये मैंने बहुत सुना है कि मेथड एक्टिंग करते हैं वो लोग, मेथड हाँ मैम कह रहे हैं इमेजिनेशन इज अ पार्ट ऑफ मेथड एक्टिंग। अच्छा, क्योंकि लाइंस तो हमें दी रहती है, कोई भी चीज हो, मोनोलॉग हो या स्क्रिप्ट हो या कुछ भी हो, तो लाइंस है, वही हमें बोलना है। तो ये मेथड एक्टिंग कहाँ यूज हो रहा है ये समझ नहीं हो रहा है। मेथड एक्टिंग एक नाम दे दिया गया है, एक ब्रैकेट बना दिया गया है कि दिस इज मेथड एक्टिंग। मेथड एक्टिंग हर वो परफॉर्मेंस है, हर वो एक्टिंग है, या वो हर वो चीज है जो जिसमें आप दिल से जिस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो और उस प्रोसेस से आप दिल से कोई चीज वो पहुंचा पा रहे हो अपने ऑडियंस तक। आपको करने के बाद भी अच्छा लग रहा है कि ओके वी डिड गुड, और सामने देखने वाले को भी अच्छा लग रहा है। तो उस चीज को आप कैसे फॉलो कर रहे हैं सर? क्यों फॉलो करना है? कैसे फॉलो? जो भी अंदर से आया वो करो। हर एक का अपना मेथड होता है। एक्चुअली अगर आप मेथड एक्टिंग, अगर आप क्लासेस कर लोगे, जो आप थिएटर करते हो वो भी मेथड एक्टिंग ही है। वो एक प्रोसेस के थ्रू आप जो अचीव कर रहे हो, एक कैरेक्टर की रियलिटी को जो अचीव कर रहे हो, जो पोर्ट्रे कर पा रहे हो। हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। हम लोग स्टेज पे जब परफॉर्म करते हैं तो 100 तरह की चीजें जो है वो हमारे आसपास होती है। कभी सेट पे कुछ गड़बड़ हो गया, हमारे एक्टर ने दूसरी लाइन बोल दी या वो लाइन भूल गया, तो आपको ऐसे एक्सीडेंट्स को कैसे फेस करना है, यू नो, तो वो ये सारा भी आपको कैरेक्टर से बाहर निकले बगैर कैसे अंदर बाहर जाना है, स्विच ऑन स्विच ऑफ, दिस इज व्हाट मेथड एक्टिंग टीचेस यू। मेथड एक्टिंग नहीं, मेथड एक्टिंग प्रोसेस पूरा आपको ये सिखाता है ना। फिल्म के सेट पे ये थोड़ा आसान हो जाता है कि एक्टर जाके अपना मेडिटेट करके उस कैरेक्टर में इफेक्टिव मेमोरी और सारा 3 सर्कल थ्योरी, इमेजिनेशन, ये सारा इन्वॉल्व करके एक आइसोलेशन में तैयार करके वो कैमरे के सामने प्रिपेयर होके जा सकता है, जहाँ उसको डिस्टर्बेंस फेस नहीं करनी है। लिमिटेड लोग हैं, एक पैरामीटर के अंदर में लोग परफॉर्म कर रहे हैं, वहां पे थोड़ा सा आसान हो सकता है। लेकिन ऑन स्टेज कैसे मैनेज करना है इस चीज को, ये बहुत बहुत हार्ड वर्क इन्वॉल्व करता है इस चीज को। आप इग्नोर कैसे करें किसी चीज को जो आपके सामने हो रही है, कैसे आपको दिमाग भी यूज करना है अपना, और कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस, तो आप उसको कैरेक्टर में रहते हुए कैसे उसको सॉल्व करते हैं,
You understand? So there are two people are there on the stage. You are there and your character is there. So how the character behaving is part of mother acting process. Basically method acting जैसी कोई चीज है नहीं, ठीक है? मेथड एक्टिंग सभी का अपना एक मेथड है और वो आपने ढूंढना है कि आप उसको कितनी सच्चाई के साथ, ठीक है? और वही कि इमेजिनेशन इज द कीवर्ड। आप जितना आपका इमेजिनेशन जितना वाइल्ड होगा, ठीक है, उतना अच्छा होगा। मैं एक एग्जांपल देती हूँ इसका। बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, आप परफॉर्म कर रहे हैं, आपको पसीने आ रहे हैं स्टेज पे। अब जब आप परफॉर्म कर रहे हैं और आपने अपना कुछ रुमाल निकाला अपने पॉकेट से, या वो भी नहीं है अगर आपके पास, और आपने ऐसे कर लिया, ये कौन है जो कर रहा है? कैरेक्टर या एक्टर? कैरेक्टर कर रहा है या एक्टर कर रहा है? क्योंकि एक्टर को तो नहीं बताया गया कि आपको वहां पे गर्मी लग जाएगी अचानक। कर रहा है, कैरेक्टर तो नहीं कर रहा है, एक्टर कर रहा है। तो दो लोग हैं ना उसके। एक्टर कर रहा है लेकिन एज अ कैरेक्टर कर रहा है, ठीक है? एक्टर इज डूइंग बट एज अ कैरेक्टर ही इज डूइंग। मैंने तो बहुत लोगों को ये देखा है परफॉर्मेंस करते टाइम, बिलीव मी, कि लड़कियां हैं या बच्चे हैं, उनके कॉस्ट्यूम इधर के उधर हो रहे हैं, लेकिन वो उसको इग्नोर करके वो कर रहे हैं। तो क्या ये सही सच्चा लगता है क्या? या कांच का ग्लास टूट गया स्टेज पे और आप उसको इग्नोर करके उसके ऊपर चलते हुए चले जा रहे हैं, पानी फैल गया या कुछ हो गया, तो क्या है बताओ? कैसे होता है? हाउ कैन इन द रियल लाइफ आप उस किरदार में इतना ज्यादा रमे कि आपने उस चीजों को देखा ही नहीं, अनदेखा किया, क्योंकि वो दिल से कर रहे थे वो काम। हम दिल से कर रहे थे, इसीलिए आप नहीं, आप रमे में नहीं थे, आप खो गए। आपको सब पता है। एक बात बताओ, क्या उस किरदार को, अगर मैं खूनी हूँ, अगर मैं डॉन हूँ, अगर मैं खूनी हूँ, तो मुझे खून करते हुए छींक नहीं आ सकती क्या? या मैं फंबल नहीं कर सकता, या मेरे को पसीने नहीं आ सकते? अगर मैं खूनी हूँ तो अगर मेरे पसीने आएंगे तो मैं चाहे खूनी का कैरेक्टर कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, मैं अपना रुमाल निकाल के अपने पसीने पोंछूंगा, नहीं पूछूंगा। तो ये चीज है, ठीक है? तो बेसिकली नथिंग, इट इज अ प्रोसेस, और वो प्रोसेस आपने ढूंढनी है। मतलब सर सही कह रहा हूँ? ये वही वाली बात है, जैसे बुढ़े लोग क्या झुक के ही चलेंगे जीवन भर? हाँ, कोई बुढ़ा सीधा चल सकता है? अच्छा, बिलीव मी, आज तक नो ऑफेंसेस, मैंने आज तक किसी भी 70 साल के बंदे को झुक के चलते हुए नहीं देखा है, अनलेस एंड अनटिल उसको कोई कमर की प्रॉब्लम हो या उसको ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम हो तब। वरना मैंने 70 साल के बुड्ढों को आराम से चलते हुए देखा है यार। और जैसे ही आप कहोगे, चलो आप इमेजिन करो कि आप एक बूढ़े व्यक्ति हो, तो अधिकतर जनता जहां भी जिस भी स्पेस में चल रहेगी तो वो झुक के चलना शुरू कर देगी। एक बड़ा फेमस नाटक है, हालांकि नाटकों का एग्जांपल नहीं देना चाहिए, बुरा लग सकता है। एक बड़ा फेमस नाटक है, जिस लाहौर नहीं देखा वो क्या नाटक है? अंशुल बताओगे क्या नाम है उसका? हाँ, जिसने लाहौर नहीं देखा वो जमिया नहीं, वो नाटक है। और उस नाटक में बुढ़िया है वो, ठीक है? और मैंने अक्सर उसमें जितनी भी एक्टर देखे हैं या जितने नाटक मैंने देखे, उसमें जितनी भी वो बुढ़िया बनती है ना, वो सारी ऐसे होंगी, और अरे बेटा मैं ऐसा खा के ये कर लूंगी। मैंने आज तक, मेरे पापा की नानी जी थी, शी डाइड एट द एज ऑफ 105, ठीक है? 105 साल की होके मरी। उनको मैंने देखा है थोड़ा बहुत करते हुए, ठीक है? अरे जोरा सहगल को देखो यार, आप जोरा सहगल को आप कितने लोग जानते हैं? ज्यादातर लोगों ने नाम सुना होगा जोरा सहगल का, ठीक है? तो जोरा सहगल मैम तो यार 98 की एज में मरी है, बट उनको हमने नहीं देखा यार। अरे ये वही चीज है। तो इसमें नुकसान क्या हो रहा है? इसमें किसी ने कभी किया होगा बुढ़ा कि भैया उसने अपना इनोवेशन निकाला होगा कि
कि बुड्ढे जो हैं वो कमर झुका के चलते हैं, अब हम सब भेड़ हैं तो हम सब वो फॉलो कर रहे हैं कि बुड्ढे जो हैं वो कमर झुका के चलते हैं, ठीक है। तो ये चीज है, तो बेटर है आप दूसरों का इमेजिनेशन ना फॉलो करें, दूसरों का मेथड ना फॉलो करें। आप इनफैक्ट राखी मानव का भी इमेजिनेशन या मेथड फॉलो ना करें, आप अपना इमेजिनेशन निकालें, आप अपना मेथड निकालें और आप लोगों को एंटरटेन करना सीखें। उसके बाद मैसेज, उसके बाद शिक्षा या जो कुछ भी है वो सेकेंडरी चीज है। पहले आपने अपने वीडियो को 15 सेकंड तक रोक के रखना है ना। तो और कोई कुछ बोलना चाहता है या टाटा बाय बाय करें अगले हफ्ते के लिए? मुझे लगता है कोई कुछ नहीं बोलना चाहता, सब सीख गए, सब समझ में आ गया। बाद में मंथन करके। अच्छा योगेश कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ जी योगेश। सर मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि बहुत ही अच्छा सेशन था और बहुत कुछ सीखने को मिला, इतने अच्छे दोस्तों से इंटरेक्शन हुआ और डेफिनेटली अब मैं कंटिन्यू करूंगा सेशन और बहुत नॉलेज मिली, डिफरेंट ऑफ व्यूज, डिफरेंट ऑफ आइडियाज उस चीज को लेके मिले। आप कहाँ रहते हैं? तो सर मैं क्या कहा सर? कहाँ रहते हो और क्या करते हो? मैं नजफगढ़ रहता हूँ, नजफगढ़, ये द्वारका के पास है। हाँ ठीक है। मेरे हिसाब से नेट भी कमजोर हो रहा है कुछ तो आवाज कट रही है सर। मेरी आवाज आ रही है? हाँ पल्लव सर आपकी आवाज आ रही है पर आपका वीडियो समझ में नहीं आ रहा, वीडियो इज नॉट वर्किंग। आवाज तो मैं दिख नहीं रहा हूँ। ओके, वॉइस इज ब्रेकिंग पल्लव। Control Alt A to unmute. हेलो। अच्छा मुझे लग रहा है कि नेट कनेक्शन स्लो है या कुछ प्रॉब्लम है, तो हम लोग मिलते हैं दोबारा। यही रखना चाहता था कि the norm, go with the character, go with the space, नहीं कर पाता है। तो जो अभी सर कह रहे थे कि भाई ये जो स्पेस है इसमें पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है, मैं बहुत तहे दिल से मानता हूँ ये बात कि इसमें पढ़ना बहुत जरूरी है। पर आपको एटलीस्ट बहुत सारी चीजों के बारे में मालूम होना चाहिए, जो प्ले से जुड़े हुए व्यक्तित्व हैं या जो भी हिंदुस्तानी लिटरेचर के लोग रहे हैं या बाहर के रहे हैं प्रोमिनेंट, उतना आपने पढ़ा लिखा होना चाहिए और इसमें समय जाता है। तो वो जो उसकी बात हो रही थी अभी कि यार हर बुढ़ा झुक के चले गया कुछ, वो सब अपने आप अलग हो जाती है जब आप ये देखते हो कि कैरेक्टर कह क्या रहा है और हम इसको कैसे प्रतिपादित करें एज एन एक्टर। तो वो मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है। बस ओवर टू मानव सर अगर हैं तो। सर नहीं है मानव सर तो। हाँ है, मानव सर को आवाज आ रही है? मानव सर आपका म्यूट है, आप इसको ऑन करिए अपने। आपका म्यूट है। हाँ अब अभी ठीक है? अभी आ रही है? बिल्कुल आवाज आ रही है। ओके हाँ आ रही है, बोलिए। हाँ अब हम आज के सेशन को बाय बाय कहना चाहेंगे और इमेजिनेशन कीम करते रहिए। और अगर आपको समय मिले कि आप अपने एक्सपीरियंसेस, जो इमेजिनेशन के एक्सपीरियंसेस हैं वो हमारे साथ भी शेयर करना चाहते हैं, तो ऑब्वियस आप मोस्ट वेलकम, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगले सेशन में भी तो मिलेंगे ही, जो जितना मिलना है, और नहीं तो आप फोन पर चैट के थ्रू आप हमसे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते रहिए। तो टिल देन बाय बाय, हैप्पी लॉकडाउन, हैप्पी
टाटा, मिलते हैं जल्दी। बाय बाय सर। बाय सर, बाय थैंक यू सर, सर। बाय मैम। सर नमस्ते, नमस्ते मैम। नमस्ते, नमस्ते, बाय। बाय।